तो अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आउटलाइंस देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके साथ में हम लोग जो पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमारे पास में आया था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसका इंट्रोडक्शन, what is human physiology, why this topic is important, structure of respiratory system, the lungs, and the process of breathing, gas exchange, and the transport, gas transport. So introduction is about the breathing system is that we have two lungs in our body which are for the transmission of the gases, जहाँ पर हमारे gases जो है like oxygen and CO2 इनका exchange चलता है और वो purified oxygen हमारे blood में supply करते हैं और जो अनप्यूरिफाइड जो गैसेज है वो हमारे साथ में बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो जो ये सर्कुलेशन है ऑक्सीजन और CO2 का वो डेफिनेटली हार्ट के थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। बट जहाँ पर ये गैसेस एक्सचेंज होती है ब्लड से एक्सचेंज होकर वो हमारे साथ में ब्रीद आउट होती है और ब्रीद इन होती है, ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारे लंग्स में चलता है। नाउ व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी? ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसके अंदर जो फिजिकल सिस्टम चलता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन होते हैं वो कुछ फंक्शन करते हैं, जो वो फंक्शन करते हैं और जो उनका रिजल्टेंट होता है दैट इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी। लाइक अगर आपके पास में किडनी का सिस्टम है तो किडनी सिस्टम के लिए आपके पास में 2 यूनिट है आपकी किडनी की और उनका काम क्या होता है? उनका काम है कि वो यूरिन का फॉर्मेशन करना एंड एक्सपेल इट आउट फ्रॉम द बॉडी। तो जो अनप्यूरिफाइड जो प्यूरिफाइड चीजें होंगी वो अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर जाएंगी, उन चीजों को वो प्यूरिफिकेशन के अंदर लेके अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर देंगी, जो ब्लड के अंदर आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएंगी। और जो अनप्यूरिफाइड सब्सटेंसेस है, जो सब्सटेंसेस हमारे पास में जरूरत नहीं है जिन सब्सटेंसेस की, वो सब्सटेंसेस जो है वो यूरिन के साथ में बाहर निकलेंगे। तो उसका काम करने के लिए क्या चीज यूज हो रही है? किडनीज यूज हो रही है। अब किडनी का जो सिस्टम है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें यूरेथ्रा, ब्लैडर सब लोग इन्वॉल्व करेंगे। तो दैट इज अ पर्टिकुलर वन सिस्टम। नाउ वी आर डीलिंग विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो विच हैव टू यूनिट्स ऑफ लंग्स, डायफ्राम, तो ये चीजें हैं, ट्रैकिया, ये पूरा रूट है इनका और इसके साथ में ही गैसियस एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन इनटेक और CO2 आउट आती है। Why this is important? So this is important just because कि अगर हम I have given this example earlier in the class कि if we are willing to survive without food, so we can survive up to 3 weeks. If we are willing to survive without water, so we can survive up to 3 days. But if we are willing to survive without breathing, so we cannot think about after 3 minutes. हम लोग 3 मिनट से ज़्यादा जीने का सोच नहीं सकते अगर हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो अगर हम 3 मिनट से ज्यादा जीने का सोच ही नहीं सकते तो अगर जीना है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का होना जरूरी है, और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का होना जरूरी है तो उसका पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से नोज से स्टार्ट होती है और लंग्स तक जाती है। तो इसके बीच में जितने भी चीजें आएंगी हम वो सारी स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आती है और किनका क्या फंक्शंस रहते हैं। उसके बाद में हमारे पास में है द लंग्स। जो लंग्स है हम उसकी यूनिट को देखेंगे, कैसे हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज होती है जो कि ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करने के लिए काम में आती है। उसके बाद में हमारे पास में द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसे चलती है? हम लोगों को सांस लेना और सांस छोड़ना का जो प्रोसेस है वो बोलने में और करने में 1 मिनट का वक्त नहीं लगता है, इतना जल्दी हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे, कैसे एक्सचेंज आता है, ये चीज हम आगे देखेंगे। देन वी हैव अ गैस एक्सचेंज। जो गैस एक्सचेंज का एक्चुअल मेथड है, कौन से कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर कौन से कंपाउंड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होने के बाद में कब कौन सा गैस निकलता है और कौन सा गैस कंबाइन होकर स्ट्रक्चर बनाता है, ये चीजें हम देखेंगे। एंड गैस ट्रांसपोर्ट, जो हमारी बॉडी के अंदर हमने गैस एक्सचेंज कर दिया, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन होना भी जरूरी है कि अगर हमने O2 ले लिया है तो उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा। ये सारी चीजें हम लोग इसी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। Then we have a detail of what is human physiology, the branch of biology that deals with the normal functions of a human and their parts. नॉर्मल फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के साथ में काम करते हैं, उनके साथ उनकी स्टडी करना हमारे लिए आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, 1 मिनट,
हेलो प्रियंका। प्रियंका प्रियंका बेटा बोलो यार। चलो एनी हाउ, तो वी हैव द ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम कई सारे सिस्टम, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी, ये सारे सिस्टम्स हम इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आपके इसी आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। तो हमने अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट कर रखा है। देन वी हैव व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। ये एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ कि आप 3 वीक के लिए खाने के बिना रह सकते हैं, 3 दिन पानी के बिना, लेकिन 3 मिनट भी पानी हवा के बिना नहीं रह सकते। देन वी हैव अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हमारे पास में हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कौन कौन से फंक्शंस या कौन कौन से काम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज प्रोवाइड एक्सटेंसिव सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड सर्कुलेटिंग ब्लड। जो बाहर से हमारे पास में एयर आई है और जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटिंग ब्लड है, उन दोनों के बीच में उन दोनों के बीच में एक ऐसा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाना जहां से हमारी जो गैसेस है वो एक्सचेंज हो सकती है। Another one is moving air to and from the exchange surface of the lungs along respiratory passageway. आपका जो मूविंग एयर है उसका ट्रांसपोर्ट होना, एक्सचेंज होना लंग्स से बॉडी के अंदर और बॉडी से लंग्स के अंदर जाना और उसके बाद में कंप्लीटली बॉडी से बाहर आना। Third one is protecting respiratory surface from dehydration, temperature changes, or other environmental variation and defending the respiratory system and other tissues from invasion by the pathogen. दिस इज अ फिनोमिना कि हम लोग हमारे लंग्स को किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हाउ डू वी प्रोटेक्ट, हाउ डू वी डिहाइड्रेट आवर लंग्स एंड टेम्परेचर चेंजेस, जैसे कभी हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, कभी हम लोअर एल्टीट्यूड पे रहते हैं, कभी हम मोइस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, कभी हम ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो दीज आर द चेंजेस व्हिच एनवायरनमेंट हैज सेटल्ड फॉर अस और वी ऑल आर सर्वाइविंग। अगर हम सब लोग वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो हर एक कंडीशन में उसी तरीके से रहते हैं। दे हैव टू स्लाइटली चेंज फॉर देयर एनवायरनमेंट। ऐसा उनके साथ में चेंजेस आते रहते हैं जिसके साथ में वो कोप अप करते रहते हैं। एंड अनदर वन इज लाइक डिफेंडिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम हमारे सिस्टम को डिफेंडिंग डिफेंस मैकेनिज्म भी हमारा चलता रहता है, जो कि अदर पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकते। इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि लाइक अगर कोई भी पैथोजन है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहता है तो वो हमारी ब्रीदिंग के साथ में जा सकता है, हमारी नॉस्ट्रल्स के रास्ते से जा सकता है। तो व्हाट वी डू, अगर हमारे पास में कोई पैथोजन आता है वो हमारे नाक के रास्ते से जाने की कोशिश करता है तो वी ऑलवेज डू अ स्नीज। हम लोग छींकना शुरू कर देते हैं ताकि वो जो चीज़ है वो अंदर नहीं जा सके। और अगर इन केस ऑफ दैट कि वो अंदर चली भी गई है लंग्स के अंदर तो हम लोगों को कफिंग होना शुरू हो जाता है। तो दीज आर द सम मैकेनिज्म विच सिग्नल्स टू आवर बॉडी, कि हमारे पास में ये सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं कि कुछ एक्सटर्नल पार्टिकल्स है, कुछ एक्सटर्नल पैथोजन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जा चुके हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो हमारे सिस्टम के साथ में कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो हमें ये साइन एंड सिम्टम मिल जाते हैं, उसके बाद में हम अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टार्ट कर देते हैं। हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है ताकि हम उसको कॉप अप कर सकें। लाइक अगर हम लोग देखें कि जनरल जो कोल्ड है वो 3-4 डेज तक रहता है या ज्यादा से ज्यादा 5 डेज तक रहता है। अगर आप कोई मेडिसिन नहीं भी लेंगे देन इटसेल्फ ये रिकवर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है। तो हमारे साथ में जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर उनकी फंक्शनिंग, और अगर वो फंक्शनिंग में कोई डिफिकल्टी आती है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स लेना कि हम लोगों के पास में कुछ और चीज़ है जो खराब है, तो हम उसके लिए अपनी बॉडी का डिफेंस सिस्टम यूज कर सकते हैं। Then we have a major function which is producing sound involved in speaking, singing and other forms of communication. Communication के लिए जो हमारा आवाज आना है, हमारा जो वोकल कोड का फंक्शनल एबिलिटी है वो भी आपका इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है जिससे आपकी आवाज आती है। Facilitating the detection of olfactory stimuli by olfactory reports in the superior portion of the nasal cavity.
ऑल्फैक्टरी सिस्टम है, ऑल्फैक्टरी नर्व का जो काम है वो ये है कि आपका जो नॉस्ट्रिल है, जो स्मेल करने का जो सिग्नल है या स्मेल करने की जो कैपेसिटी है, वो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व की फंक्शनल एबिलिटी की वजह से रहती है कि आप किसी एक चीज को सूंघ सकते हैं, वेदर इट इज अ गुड स्मेल और अ बैड स्मेल, लेकिन आप उसके अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और आप वो स्मेल कर सकते हैं। ये फंक्शनल एबिलिटी भी आपको इसी सिस्टम की वजह से मिलती है। उसके बाद में है आपके पास में ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब आप लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक देखेंगे जिसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी इन्वॉल्व रहती है। सबको ये पिक्चर दिखाई दे रही है? यस मैम। चलिए ध्यान से देखना है कि इस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें सबसे पहले आएंगी। फर्स्ट इज नोज, देन नेसल कैविटी जो पीछे की तरफ स्टार्ट होती है, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स। हाँ जी वर्षा, लैरिंग्स और फेरिंग्स का क्या क्या फंक्शन है? मतलब मैम हिंदी में बोलो। अभी नाम है यार, फेरिंग्स और लैरिंग्स अगर नाम है इनके, बाहरी तो लैरिंग्स का क्या फंक्शन है और फेरिंग्स का क्या फंक्शन है? जो अपन बाहर से मतलब वायु को अंदर लेते हैं तभी उनको मतलब छानने का कार्य करती है। जो मतलब कण रह जाते हैं धूल की या कुछ, उनको रोक लेते हैं। नहीं बेटा, लैरिंग्स और फेरिंग्स, लैरिंग्स वो पार्ट है जहां पर हमारा वोकल कॉर्ड सिस्टम रहता है, जो हमारी आवाज निकालने के लिए काम में आता है। लैरिंग्स बॉडी का वो ऑर्गन है। फेरिंग्स जो है जिसके अंदर से हवा अंदर जाती है, बॉडी के अंदर नीचे तक चली जाती है, ट्रैकिया के अंदर चली जाती है। ठीक है। ठीक है। इस सिस्टम के बाद में हमारे ये जो तीन चार चीजें थी, जो हमारा नोज था, नेसल कैविटी थी, फेरिंग्स था, लैरिंग्स था, ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। और नीचे का जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर हमारे पास में आता है लेफ्ट लंग, राइट लंग्स और ट्रैक, थोरेसिक केज, उसके बाद में थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। और ब्रोंकाइज से आगे आगे पार्टीशन में होकर हमारे पास में ब्रोंकियोल्स और एल्वोलाई आती है। तो जब हम लोग ये सिस्टम देख रहे हैं तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो लंग्स है वो सीधा लंग दो बॉडी के अंदर नहीं रखा हुआ, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास में एक थोरेसिक केज है। केज मतलब जाली सी बनी हुई है, और वो जाली क्या होती है? हमारा रिब केज है। जो रिब केज है उसके बीच में हमारा लंग्स सेटल्ड रहता है, और उसके ऊपर भी एक कैविटी रहती है जो कि प्लूरल कैविटी है, जिसके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस, प्लूरल सब्सटेंस बड़ा रहता है, जो कि हमारे लंग्स को अगर किसी हार्ड सरफेस एरिया के साथ में टकराए तो उसको डैमेज नहीं होने देती है। जिसके एग्जाम्पल के लिए हमने बताया था कि एक वाटर फील्ड टब था जिसके अंदर बलून था, हाफ फील्ड। तो वो बलून को आप पानी के अंदर कितना भी इधर उधर करेंगे तो वो नहीं फटेगा। बट अगर टब खाली है तो अगर हम हाफ फील्ड जो हमारा बलून है उसको टब पे इधर उधर सरफेस पे मारेंगे तो वो फट जाएगा। फट जाएगा। लेकिन जो वाटर था उसने नहीं फटने दिया। क्यों नहीं फटने दिया? क्योंकि दैट वाज क्रिएटिंग अ डिफेंसिव मैकेनिज्म, जो उसको हार्ड सरफेस के साथ में स्ट्राइक नहीं करने दे रहा था। जैसे हमारे लंग्स है उसकी जो कवरिंग है वो कवरिंग उस प्लूरल सब्सटेंस से हुई है, ताकि उसको अगर वो किसी हार्ड सरफेस से टकराए तो वो उसके साथ में उसको मतलब शीथ लाइक स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड करवाए, ताकि वो उस पे फटे नहीं या फिर उनको कोई डैमेज नहीं हो। और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, उसके एक्सटर्नल चीज पे हमें एक लंग्स के ऊपर केज बना हुआ दिखाई देता है। दिखाई अगर आप किसी कमजोर बच्चा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 8-10 साल का छोटा बच्चा देखोगे जो कि बहुत ही कमजोर है, माल न्यूट्रिशन है, तो उसकी ऐसे बोलते हैं कि देखो कैसे उसकी वो हड्डियां दिख रही हैं। तो वो जो चेस्ट के ऊपर उसकी हड्डियां दिखती है लाइन से, 11 लाइन से दिखेंगी, वो आपकी रिब केज है। वो रिब केज, वो बोनी केज जो है वो आपका उसका सिस्टम है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो ये आपका थोरेसिक केज होता है, वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में हमारे पास में है मेजर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। जो मेन फंक्शनल यूनिट है जो सबसे ज्यादा काम करती है वो है हमारे पास में नेसल कैविटी, नॉस्ट्रिल, ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी जो हमारे मुंह के अंदर से रहती है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लेफ्ट मेन ब्रोंकस,
राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट लंग, राइट लंग एंड डायफ्राम। डायफ्राम का फंक्शन समझते हो आप कुमार? नो मैम। नो, ओके। नो। तो डायफ्राम जो है, सी दीज आर आर टू लंग्स, हमारे दोनों लंग्स हैं। अब ये जो नीचे से इस तरीके का एरिया, जैसे इसके ऊपर ये हमारा एक लंग है और ये दूसरा लंग है, ठीक यस है। मैम। ये जो स्ट्रक्चर जो हमारी नीचे की तरफ ये बनी है, ये है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम। अब डायफ्राम का क्या फंक्शन है? डायफ्राम एक बोनी चीज नहीं है, इट्स अ मस्कुलर थिंग। तो डायफ्राम जो है वो यूजुअली अगर उसे रिलैक्स फॉर्म में रखना होगा, कि वो जब नॉन फंक्शनल फील्ड में है, जब वो काम नहीं कर रही है, तो वो एक डॉम लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके से रहती है। अब अगर वो इस तरीके से रहेगी ऊपर की तरफ, तो हमारे लंग्स जो है वो थोड़ा पिचके हुए रहेंगे दोनों। यस मैम। जैसे ही ये सीधा, जैसे ही ये लंग जो है वो फूलेगा, फूलेगा मतलब सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए ये फूलेगा यस मैम। लंग, ये फूलेगा तो ये नीचे प्रेशर देगा और ये स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट हो ठीक जाएगा। है। ये आपके डायफ्राम का फंक्शन है। डायफ्राम का यही फंक्शन है कि वो आपके लंग्स को कैपेसिटेशन करते हैं, उनको उसको ऐसा एरिया प्रोवाइड करवाते हैं जिससे वो फुल फैल सके और फिर श्रिंक भी हो सके। तो जैसे ही दस उसको वो ब्रीद इन करना होगा तो ये ब्रीद इन करना होगा तो ये फैल जाएंगे, ये फैलेंगे तो हमारा जो डॉम लाइक स्ट्रक्चर था वो स्ट्रेट हो जाएगा और इनको पूरा एक्सपेंडिचर के लिए जगह मिल जाएगी। जैसे इनको एक्सपेल करना होगा, हवा को बाहर छोड़ना होगा, तो ये श्रिंक हो जाएंगे और ये उसी के श्रिंक होते ही हमारा डायफ्राम जो है वो ऊपर ऐसे फिर से डॉम लाइक स्ट्रक्चर में बन जाएगा। अगर इसको आप फील भी करना चाहें तो आप अपने चेस्ट रीजन पे फील भी कर सकते हैं। जस्ट प्लेस योर हैंड, आप अपने लंग्स, अपने केज को फील कर सकते हैं, आप अपनी हड्डियों को फील कर सकते हैं, पसलियों को। यस मैम। अब आप पसलियों को फील करते हुए सेंटर पार्ट में आएंगे, फ्रंट पार्ट जो आपके बॉडी का आता है, फ्रंट पार्ट में आते ही आप अपना हाथ रोक लो एंड उसके बाद में डीप ब्रीथ करो, गहरा सांस लो और छोड़ो ऐसे। यस मैम। तो समथिंग। आपको एक चीज ऊपर और नीचे होती हुई फील होगी। जो चीज यस मैम। ऊपर और नीचे होगी, वो जो चीज ऊपर और नीचे हुई है वो एक इतनी सी स्लाइटली एक ऐसी चीज है जो आपका डायफ्राम है, जिसकी वजह से आपका चेस्ट जो था वो एक्सपेल भी हुआ और उसके बाद में श्रिंक भी हुआ। ये आपके डायफ्राम का फंक्शन है, ठीक है। यस मैम। यस। तो ये आपके मेजर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आ गई। उसके बाद में है जोन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस जोन के अंदर आपका जो फंक्शन है ये रेस्पिरेशन का ये काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो ट्रैकिया से होते हुए हमारी ऑक्सीजन और गैसेस जो है वो नीचे लंग्स तक जाएंगी, जिसके अंदर आपकी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स आएंगे। और ये आपका कंडक्टिंग जोन है जो कि कंडक्ट करता है एयर को ट्रांसमिशन के लिए। तो ये जैसे जैसे आपका जो ट्रैकिया है वो ये एक गले में बनी हुई पाइप है। अगर आप हाँ। बात करते हुए इसे फील करेंगे आगे की तरफ, तो आगे की तरफ आपका लैरिंग्स है जिसको आप बात करते हुए फील कर पाते हैं, वाइब्रेशन चलती रहती है उसके अंदर। उसके पीछे आपकी ट्रैकिया पाइप जा रही है जहां से आपका जो गैसेस है वो नीचे की तरफ जाएंगी, और ट्रैकिया से जब गैसेस नीचे की तरफ जाएंगी तो वो लंग्स के अंदर एंटर करेगा, और एंट्रेंस के टाइम में उसका एक ट्रैकिया सिंगल जैसे ऐसा एक पाइप था। ये ट्रैकिया, सपोज ये ट्रैकिया है और ट्रैकिया से ये पार्टीशन हुआ, इधर से एक पाइप निकला और एक पाइप इधर से निकला, दोनों एक लेफ्ट लंग में चला गया, एक राइट लंग में चला गया, दोनों अपनी अपनी साइड के लंग्स में चले गए, तो उसका पार्टीशन हो गया इस तरीके से। अब पार्टीशन होने के लिए इसको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकाई बन गई है, मेजर ब्रोंकाई है। यस अब मैम। ये फर्दर डिवाइड करती जाएगी, जैसे ये था ये दो में डिवाइड कर गया, फिर ये जो बना दो में डिवाइड कर गया, ऐसे दो आगे में। आगे 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 डिवाइड होते हुए ये ब्रोंकियोल्स में बन जाएंगी, और ये और आगे आगे डिवाइड होते हुए स्मॉलर स्ट्रक्चर जो है वो एल्वोलाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एल्वोलाई इज द मेन स्ट्रक्चर जहां पर आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है एक्चुअली। अभी आप लोग देख रहे हो आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, नोज, नेजल कैविटी, पैरानेजल साइनस और फेरिंग्स। जो पैरानेजल साइनस है वो है दो नाक, जो हमारे नाक है उसके बाद बीच में जो हमारा सेप्टा है, उस सेप्टा मतलब जो पार्टीशन पार्ट है उसका आना, और उसके बाद में वहां पर एक कैविटी का बन जाना, साइनस का बन जाना, एक कैविटी बन जाती है जहां पर हमारा जो भी हम लोग ब्रीदिंग के साथ में लेते हैं या जो ब्रीदिंग आउट के टाइम में देते हैं, वो एक स्पेस क्रिएट करती है कि कुछ एक अगर होगा सब्सटेंस तो वो उधर से आएगा और जाएगा,
अगर कोई चीज जो होती है सिर्फ, और हमारी बॉडी के अंदर ये सिस्टम रहता है कि अगर आप किसी ठंडी जगह पर जाते हैं तो वो जो ठंडी जगह की ठंडी गैस है वो एकदम से हमारे लंग्स में नहीं जाती है, वो न्यूट्रलाइज होकर नॉर्मल टेम्परेचर पर ही हमारी बॉडी में जाएगी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो स्पेस मिलता है वो स्पेस ये है जहाँ पर ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है, न्यूट्रलाइज होकर फिर अंदर जाएगी। अगर गर्म जगह पे जाओगे तो वो गर्म एयर को भी नॉर्मलाइज करके ही अंदर भेजेगी। आपने तो जैसा लेना था वैसा ले लिया, लेकिन अंदर का सिस्टम उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको न्यूट्रलाइज करके नॉर्मल टेम्परेचर पे लेगा। उसके बाद में है हमारे पास में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके अंदर आपके पास में आता है लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्री, लंग्स, एल्वुलर एपिथेलियम एंड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। लैरिंग्स जो आपके वोकल कॉर्ड के लिए काम आता है, ट्रेकिया जो आपका ट्रांसमिशन होता है, ब्रोंकियल ट्री के अंदर जो आपकी जैसे पाइप्स है वो आगे 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 डिवाइड करती जाएंगी तो वो पेड़ की तरह फैलती चली जाएंगी। लंग्स है, एल्वुलर एपिथेलियम है, जो एल्वुलाइज है उनके ऊपर जो लेयर है एपिथेलियम है, और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है जहां से आपका एक्सचेंज बनता है। उसके बाद में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं लंग्स को। लंग्स के अंदर हमारी ग्रॉस एनाटॉमी अलग से सब्जेक्ट है आपका, जिसके अंदर आप पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन को पढ़ेंगे। जैसे लंग्स आपको हाथ में दे दिया जाएगा, फिर आपको ये बताना है कि ये लेफ्ट है कि राइट है। मतलब सबसे पहले तो पार्ट दे दिया जाता है, ऐसे बोलते हैं कि ये जो पार्ट है वो उठा कर लाओ, क्या है ये, तो आपको उसकी स्ट्रक्चर से पता चल जाना चाहिए कि ये लंग्स है। फिर उसके बाद में उसकी और स्ट्रक्चर को अच्छे से देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये राइट है कि लेफ्ट है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, आप इसको स्ट्रक्चर को जूम करके देख सकते हैं। तो जो लंग्स है वो राइट साइड का जो लंग है उसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट है, और जो लेफ्ट साइड का लंग है उसमें 2 मेजर कंपोनेंट है। फीचर्स, जैसे ये पार्टीशन जिस जगह पे होती है उसको फीचर्स बोलते हैं। तो जो लेफ्ट लंग है उसमें एक ही फीचर है, मतलब लेफ्ट लंग को 2 पार्ट में मेजर डिवाइड किया गया है, लेकिन जो राइट साइड का लंग है उसको 3 में डिवाइड किया गया है, उसमें 2 फीचर्स हैं। तो ये जो 3 आपको सीधा जाके उठाना पड़ा, टेबल के ऊपर से लंग को उठाना पड़ा कि ये लंग है, आपने देख लिया कि स्ट्रक्चर से पता चला लंग है, लेकिन आप इसके फीचर से पता लगाओगे कि ये लेफ्ट साइड का लंग है या राइट साइड का लंग है, क्योंकि साइज दोनों का सेम रहेगा। लेकिन दोनों अगर आप सोचो कि ये आइडेंटिकल है, दोनों सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम नहीं है। एक के अंदर 2 पार्ट है, एक के अंदर 3 पार्ट है, और एक जो सबसे मेजर पार्ट है लेफ्ट साइड के जो लंग है उसके ऊपर आपको कार्डियक नॉच मिलेगा, जो एक जैसे ये आपका लंग चल रहा था उसके बीच में ये एक नॉच मिलेगा इस तरीके का, जिसकी वजह से जहां पर आपका हार्ट जो है वो अटैच रहता है। तो ये फीचर आपको लेफ्ट लंग में मिलेगा। अगर आपको कार्डियक नोच, अब आप लोग सीधा ऐसे भरा पूरा लंग देखते हैं, तो ये अब जब आप उसके ऊपर हाथ फेरेंगे स्मूथली तो आपको नोच फील होगा कि अच्छा यहाँ पर एक गहराई फील होगी, तो दैट मीन दैट इज अ कार्डियक नोच। ऐसा तो होता नहीं है कि आपका जैसे लंग है तो एक बहुत बड़ा खड्डा बन जाएगा, खड्डा नहीं बना होता, हल्का सा एक नोच आता है, मतलब एक दीवार जो स्मूथली चल रही थी बीच में से कहीं से ऐसे होकर आ रही है। बस उतना से नोच को पहचानना है कि वो नोच जो है वो कार्डियक नोच है, और कार्डियक नोच एवरी टाइम 99% लेफ्ट साइड पे ही रहता है, और लेफ्ट साइड पे रहेगा दैट मीन वो लेफ्ट साइड का लंग है। तो इससे आप उसका पता चल सकता है आपको कि ये बॉडी का कौन सा पार्ट है, ये लंग है तो ये राइट है या लेफ्ट है, ये चीजें आपको पता चल जाएगी। अब इसके अंदर आपके लोब्स के नाम लिखे हुए हैं। जो आपके राइट साइड का लंग है उसमें सबसे ऊपर का जो है वो सुपीरियर लोब, उसके बाद में मिडल लोब, उसके बाद में इंफीरियर लोब। अब आप लोग बोलोगे कि लंग तो लंग है जी, क्या इंफीरियर, क्या सुपीरियर, क्या मिडल, क्या प्रॉब्लम है? तो इस सब चीजों की जरूरत तब आती है जैसे अगर कोई कंजेशन का पेशेंट होता है कि जिसमें कुछ मटेरियल जो है वो फिल हो गया है, कुछ लंग्स के अंदर कुछ फ्लूइड जो है वो भर गया है। अगर वो लंग्स के अंदर फ्लूइड भर गया है तो एक्सरे के अंदर जब आपके पास में लंग्स का एक्सरे आएगा तब आपको ये बताना होता है कि जो कंजेशन है वो कहाँ पे फिल हुआ है, मिडल लोब में हुआ है, सुपीरियर लोब में हुआ है, या फिर इंफीरियर लोब में। अब जिस भी लोब में उसका कंजेशन फिल हुआ है तो हमारे पास में ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग इजी करने के लिए हमारे पास में थेरेपी रहती है जिससे हम कंजेशन को रिलीज करवाते हैं। तो कंजेशन को रिलीज करवाने के टाइम पे हमारे पास में 10-12 पोजीशंस होती हैं। अब वो पोजीशन उसी तरीके से बनी होती है कि आपको कौन सी लोब से कंजेशन रिलीज करवाना है। अगर आपको इंफीरियर लोब से कंजेशन रिलीज करवाना है तो थेरेपी वही चलेगी, बट आपका पोजीशन वेरी करेगा। अगर आपको सुपीरियर लोब से करवाना है तो थेरेपी वही चलेगी, बट आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा।
जिस पोजीशन में आप उसको थेरेपी देंगे वो उसी एक्टिव पार्ट के ऊपर फंक्शनल करेगा और वो उस कंजेशन को रिलीज करवाएगा। इसलिए ये हमें पता होना जरूरी है कि आपके जो लंग्स है उसका कौन सा पार्ट और कौन सी लोब के अंदर क्या प्रॉब्लम है। सेम एज आपके पास में लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के अंदर आपका ट्रैकिया ऊपर से आ रहा है, उसके बाद में सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, ये दो लोब्स है लेफ्ट साइड में। उसके बाद में आप डिवाइडेशन देख रहे हैं, जो ट्रैकिया है उसकी डिवाइडेशन है मेन ब्रोंकस के अंदर, एक लेफ्ट में घुस रही है एक राइट में घुस रही है। उसके बाद में हमारे पास में सेगमेंटल और टर्शरी ब्रोंकस है, ब्रोंकस जो ब्रोंकियस ऊपर से आ रहा था मेन, उसकी सब डिवाइडेड पार्ट आते जा रहे हैं। उसके बाद में आप कार्डियक नॉच देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड के लंग पे। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम है एनाटॉमी में? नो मैम। ओके। उसके बाद में हमारे पास में है रेस्पिरेटरी जोन, जहां पर हमारा जो गैसेस का एक्सचेंज है वो चलेगा, जिसके अंदर हमारे जो सबसे नीचे की स्ट्रक्चर्स दिखाई गई, ऊपर का पार्ट हम देख चुके हैं जहां पर हम लोगों ने एल्वोलाई तक आने तक का स्ट्रक्चर देखा था कि कहाँ से कैसे आ रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं टर्शरी ब्रोंक्यूल, जो उस ब्रोंकस का ट्री जो हम देखते हैं उसकी जो सबसे छोटी वाली इकाई पे आते हैं अगर हम लोग, तब हम लोग देखते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है जो कि एक स्मूथ मसल्स के साथ में है। उसके बाद में जब डिवाइड होती है वो एक साइड में एल्वोलर सैक बन रहा है, उस एल्वोलर सैक के अंदर आपके एल्वोलर होल्स है और एल्वोलर डक्ट्स है। तो डक्ट्स है, डक्ट के से अंदर से आपके पास में ट्रांसमिशन के लिए आता है, फिर वो एल्वोलर सैक के अंदर आता है और फिर एल्वोलर होल से डिवाइड बाहर और अंदर, अंदर और बाहर की जो जर्नी है वो तय करता है। अब एक साइड में आपके पास में एक ब्लू पाइप आ रही है जिसका जाल सा बन गया है, एक तरफ से रेड पाइप आ रही है जिसका फिर से जाल बन गया, और दोनों एक दूसरे के अंदर इस तरीके से मर्ज हो रही है। ये जो मर्जिंग का फिनोमिना हो रहा है, ये एक साइड से जो ब्लू आ रहा है दैट मीन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में CO2 होगा। एक साइड से रेड आ रहा है जिसका मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर O2 ज्यादा है, CO2 कम है। ये दोनों जो है आपस में मिल रहे हैं और ये आपस में मिलने के बाद में ट्रांसमिट हो रहे हैं, एक से दूसरे में बदल रहे हैं, और वो बदलने का जो फिनोमिना है वो सारा प्रेशर के ऊपर चलेगा। लेकिन अभी हम लोग प्रेशर की बाद में बात करेंगे, अभी हमें ये देखना है कि ये कहाँ पे बदल रहा है। ये बदल रहा है कैपिलरीज में। कैपिलरीज जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉल यूनिट है जिसके अंदर आपका ब्लड ट्रेवल करता है। अगर आप लोगों को अपनी आंखों से कभी कैपिलरीज देखनी हो तो आप लोग कुछ छोटे बच्चे जो बिल्कुल गोरे रंग के होते हैं और उनकी जो स्किन लेयर पतली होती है, तो आप उनकी गालों पे देख सकते हैं, यहाँ से उनके रेड और ब्लू लाइनिंग दिखाई देती है कभी कभी, बिल्कुल पतली पतली। अगर हम पेंसिल चलाए तो लगता है पेंसिल भी मोटी चलेगी, या पेन चलाएं तो लगता है कि पेन मोटा चला लेकिन वो और भी ज्यादा पतली लाइन्स थी, या फिर वो उनकी आईज के ऊपर दिखाई देती है। ऐसी लाइनिंग जब हमें दिखाई देती है, दे आर द कैपिलरीज वन। और जो हमें अपने हाथों पे जैसे यहाँ पर ये जो नीली लाइन दिखाई देती है, ये हमारी वेन्स होती है ब्लू कलर की, ये तो सबको दिख जाती है अपने हाथों में पैरों में। तो ये हमारी वेन्स होती है। वेन जो है वो हमेशा सुपरफिशियल रहती है और आर्टरीज जो है वो अंदर की तरफ रहती है। ठीक है, तो अभी जो हमारा रेस्पिरेटरी जोन था उसमें हम लोग ये पिक्चर इजीली देख सकते हैं जिसमें ब्लू लाइन के ऊपर एरो किया हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी। ये एक बॉडी के अंदर अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये एक ही ऐसी आर्टरी है, बाकी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज है वो हमेशा प्यूरिफाइड और O2 वाला ब्लड ही लेकर घूमती है। सिर्फ ये एक ऐसी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जो कि बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये एक्सेप्शनल केस है और इस केस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी ऐसी एक आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो वो है पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद में हमारे पास में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू पल्मोनरी वेन। उसके बाद में हमारी ऑक्सीजनेटेड जो वेन है वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। देन वी हैव अ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलस, ये हम लोग देख चुके हैं। लास्ट में हमारे पास में कैपिलरीज है जो कि ट्रांसमिशन का काम करती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी जोन। ये हमारे पास में और भी ज्यादा और ज्यादा सिंप्लीफाई करके जो पिक्चर्स आती है सामने वो ये है। अब आप इसके अंदर
एल्वोलाई की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर आप अपने फोन के अंदर जूम करके देखना चाहते हैं तो इसको जूम करके देखो, जिसमें आपको एल्वोलस की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। यस मैम। द एल्वोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस एक्सचेंज। अब आप इसकी स्ट्रक्चर के अंदर एल्वोलस देख रहे हैं, एल्वोलर पोल्स देख रहे हैं, पोर्स के बाद में आप कैपिलरीज देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन देख रहे हैं, टाइप 1 एल्वोलर सेल देख रहे हैं, मैक्रोफेजेस देख रहे हैं। मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो इसके जो अलग अलग कॉम्बिनेशन, मतलब ये जिन चीजों से बनी होती है, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये अलग अलग टाइप्स जो उनके ब्लड के कंपोनेंट्स रहते हैं। तो ये यस ऐसे मैम। मैक्रोफेजेस इसमें रहते हैं। एल्वोलस जो है वो गैस फील्ड रहता है और पोर्स है जहां से वो चेंज करती है। उसके बाद में आपको एक दूसरी पिक्चर बी दिखाई दे रही है, ये एक हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है। हिस्टोलॉजी एक अलग से आपकी सब्जेक्ट है जिसका कंडक्शन कोई और टीचर करेंगे। तो हिस्टोलॉजिकल स्लाइड क्या चीज है, ये एक किसी भी बॉडी पार्ट का एक सेक्शन कटिंग लेते हैं, एक बहुत ही थिन कटिंग। जैसे अगर आपने बायो में पढ़ा होगा तो आप रूट का एक सेक्शन कट लेते हैं और उसको स्टडी करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं और फिर बताते हैं कि ये रूट है या स्टेम है। और यस इसी मैम। तरीके से ये आपको लंग्स की एक स्लाइड देते हैं, मतलब कि लंग के एक पार्ट का इस तरीके से एक सेक्शन काटा और उसके बाद में इसको स्लाइड में दे दिया और आपको देखने के लिए बोला कि पता लगाओ ये कौन से पार्ट की स्लाइड है। तो आपको इसको देख के बताना होता है कि ये कौन से पार्ट की स्लाइड है। तो जो अगर आपकी लंग्स की स्लाइड होगी तो ये इस तरीके की स्लाइड होगी। ये जो रेडिश और ब्लू मतलब वॉयलेट सा कलर का कॉम्बिनेशन है, ये डाइज है, ये डाई की वजह से आपको विजिबल हो रही है। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो न्यूट्रल है। तो इसमें आपको एल्वोलाई दिखाई दे रही है, एल्वोलर डक्ट दिखाई दे रही है, ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, ल्यूमन दिखाई दे रहा है। ल्यूमन मतलब कि जैसे एक पाइप चल रही है तो ये जो बीच का पार्ट है ये उसका ल्यूमन है। ल्यूमन ऑफ ब्रोंक्यूल्स दिखाई दे रहा है और नीचे आपको एल्वोलर सैक्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्लाइड्स आपको दिखाई जाएंगी। इन स्लाइड्स के बाद में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किस ऑर्गन की स्लाइड है। उसके बाद में हमारे पास में है एयर पाथवे थ्रू रेस्पिरेटरी पैसेज। जो हमारा सांस लेने का प्रोटोकॉल है वो कैसे कैरी ऑन होता है। तो उसमें सबसे पहले ये स्टेप्स है जहां जहां से हमारी जो एयर है वो ट्रेवल करती है, मतलब ये उसका रूट है। लाइक अगर आपको दिल्ली से हैदराबाद जाना है तो हैदराबाद जाने के लिए जो रूट कंडक्शन है वो कैसे चला जाना चाहिए। सबसे पहले आपके नेयर्स आते हैं, नाक, नेसल कैविटी, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, multiple branches of bronchi, bronchioles, terminal bronchioles, respiratory bronchioles, alveolar ducts and alveolar sacs। ये उसका पूरा रूट चल रहा था। अब आप लोग बोलोगे कि नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स ये तीनों चीजें कौन सी है। ये फेरिंग्स के अंदर पार्ट है। एक जो नाक से जुड़ा होगा नेसोफेरिंग्स, जो हमारे ओरल कैविटी से जुड़ा होगा वो ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स के साथ में जो जुड़ा होगा वो लैरिंगोफेरिंग्स। ये तीनों पार्ट है जिसके अंदर कंडक्शन चलता है। उसके बाद में है द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे चलता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एल्वोलर प्रेशर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर। अभी हमारे पास में प्रेशर की कहानी शुरू हो जाएगी कि कैसे कैसे प्रेशर के साथ में हमारा जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं उनको बाहर निकलना और अंदर आने के प्रोसेस को कैसे कंडक्शन में चलते हैं। पिक्चर दिखाई दे रही है सबको, इंट्रा पल्मोनरी एंड इंट्रा प्लूरल प्रेशर रिलेशनशिप। प्लूरल प्रेशर कौन सा प्रेशर है, वो प्रेशर है जो लंग्स की कैविटी के अंदर प्रेशर है, और इंट्रा पल्मोनरी जो अंदर लंग्स के प्रेशर है, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। और ऊपर से आप ट्रैकिया की पिक्चर के ऊपर देखोगे कि एक लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर के साथ में क्या रिलेशन है। अब आप लोग देखोगे कि नॉर्मल जो हमारे पास में रहता है उसमें क्या चीजें रहती है। इंट्रा पल्मोनरी एंड इंट्रा प्लूरल प्रेशर रिलेशनशिप हम देखेंगे, जिसके अंदर एल्वोलर प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग द डिफरेंट फेज ऑफ द साइकिल। हमारे पास में जो ब्रीदिंग इन और आउट का साइकिल होता है उसके अंदर एल्वोलाइज का जो प्रेशर है वो चेंज होता रहता है। इट इक्वलाइज एट 760 mm Hg बट डज नॉट रिमेन एट 760 mm Hg।
जो इसका यूनिट है एचजी का, ये जो भी एल्वोलाई के अंदर जो हमारा प्रेशर रहता है वो 760 के अंदर रहना चाहिए। लेकिन ये 760 के ऊपर आता तो है, पर यहाँ पर कॉन्स्टेंटली रहता नहीं है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी 760 आ जाता है। क्योंकि जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, उसके एक साइकिल के बाद में हमारा जो लंग्स है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रिलैक्स करता है, फिर दोबारा से ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है, फिर रिलैक्स करता है। तो जो रिलैक्सेशन का जो टाइम आता है, उस टाइम के अंदर हमारा जो प्रेशर होता है वो 760 mmHg रहता है। ब्रीदिंग इन और आउट के अंदर हमारा प्रेशर वेरी करता रहता है। अब आप पिक्चर को ध्यान से देखो, उसमें नीचे की तरफ सबसे नीचे लिखा हुआ है इंट्रा एल्वोलर प्रेशर, जो कि 760 mmHg है। उसके बाद में हमारे पास में आ रहा है जो हमारा लंग्स है, लंग्स और जो कैविटी है उन दोनों के बीच में, यानी कि इंटरप्लूरल प्रेशर जो है वो 756 mmHg है। उसके बाद में हमारा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है, जहां पर हमारा ट्रांसमिशन मतलब जो चेंजेस एक्सचेंजेस होने की जगह है, जिसमें एक पार्ट लंग के अंदर है, एक पार्ट कैविटी के अंदर है। तो 760 mmHg बाहर है और अंदर के लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो 756 mmHg है, यानी कि दोनों के अंदर 4 mmHg का डिफरेंस है। अब 4 mmHg का डिफरेंस है तो ये हम आगे एक लॉ आएगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा प्रेशर जो है वो चेंज करता जाता है। दूसरी तरफ आपको पिक्चर की स्ट्रक्चर्स के ऊपर ध्यान दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास में पैराइटल प्लूरा है, जो हमारा प्लूरल लेयर है। उसके बाद में हमारा विसरल प्लूरा है, जो कि विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो कि भरे रहते हैं हमारे विसरल ऑर्गन, जैसे कि हमारा लंग्स है, उसकी ऊपर की लेयर है। उसके दोनों के बीच में हमारा प्लूरल कैविटी है, जो कि लिक्विड से भरी रहती है। उसके बाद में हमारा थोरेसिक वॉल है, जिस वॉल के अंदर से हमारी केज निकलता है, और बीच में हमारा लंग्स है। सबसे नीचे हमारा डायफ्राम है। अब डायफ्राम पे आप देखोगे कि ये डॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो लंग्स है ये अभी तक फिल्ड नहीं है, मतलब खाली है। अब हम लोग नीचे देखते हैं बॉयल स्लो, और बॉयल स्लो का जो रिलेशन था वो हमारे साथ में प्रेशर के साथ था, और वो ये था कि इन अ गैस प्रेशर इंक्रीजेस एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस। जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम कम होता जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा वॉल्यूम या आयतन शायद बोलते हैं डिक्रीज होता जाएगा। यस मैम। इसके एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में एक पिक्चर है, उस पिक्चर को आप देखोगे तो जो पिक्चर है उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज करने के साथ में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और दूसरे पिक्चर के अंदर आपने देखा कि वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पार्टिकल्स नजदीक आ जाते हैं, तो वो जो चीज एक साथ जुड़ने में लग जाएगी उनके अंदर प्रेशर ज्यादा बन जाते हैं। ये चीजें फिजिक्स वाले और मैथ्स वाले बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। आगे हमारे पास में हमारा अपना काम है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ब्रीदिंग इन और आउट के ड्यूरिंग कौन कौन से फंक्शन चलते हैं। कुछ याद आ रहा है वर्षा? यस मैम। बताओ क्या याद आ रहा है? क्वेश्चन पूछो आप। क्वेश्चन पूछे? पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दो। जब ब्रीदिंग रिलैक्सेशन के अंदर चल रहा है, जब आपकी दो सांस लेने के बिटवीन जब आपका रिलैक्सेशन फेज रहता है, उसके अंदर आपकी दोनों स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई है, वो दोनों स्ट्रक्चर डिफाइन कर दो कि क्या चल रहा है उसके बीच में। वो रिलैक्स में है अभी। हाँ, बताओ क्या मतलब लंग्स के क्या फेजेस चल रहे हैं इसके अंदर जब वो रिलैक्स फेज के अंदर है? डायफ्राम ऐसा क्यों है? याद करो बेटा, ये तीसरी बार हो रही है क्लास। हाँ तो मतलब मैम जब मतलब ये रिलैक्स में है तो ये सिकुड़े हुए रहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या ये लंग्स। उसके बाद में जो ये कोस्टल मसल्स के बारे में है, ये क्या है? एक मिनट। चलो जी, हम देखते हैं। अभी जो आप पिक्चर को जूम करेंगे
तो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट पिक्चर के अंदर, जब बिटवीन ब्रेथ यानी कि सांस के बीच में जब जो गैप आता है, उस गैप हाँ। में क्या होता है, उस गैप में हमारा जो लंग्स होंगे वो नॉर्मल साइज में होंगे, नॉर्मल या न्यूट्रल साइज में रहेंगे, और जो हमारा डायफ्राम है वो डोम लाइक स्ट्रक्चर में रहेगा। अब जो स्ट्रक्चर्स है इनको अपने प्लेस पे रखने के लिए जो हमारी केज है, इस सेकंड पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारा रिब केज है वो दिख रहा है, और रिब केज के बीच में जो मसल्स है वो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रहती है। जैसे अगर यस। आपको ये बोन दिखाई दे रही है, सबसे ऊपर उसने क्लेविकल बोन को जस्टिफाई दिखाई दिया है, दोनों तरफ की क्लेविकल बोन है। जो क्लेविकल बोन है वो आप अपने यहाँ पर फील कर सकते हैं, जो आपका ब्यूटी बोन है या फिर क्लेविकल है, ये सबको अपना अपना फील हो रहा है। यस मैम। क्लेविकल बोन के नीचे अगर आप जाओगे तो आपको स्टर्नम फील हो रहा है, एक ऐसा हार्ड पार्ट जो इतना सा पार्ट होगा, मतलब टोटल मिला के ऐसे चौड़ा और ऐसे इतना सा लंबा, इतना पार्ट, ठीक है, ये हाँ। पार्ट आपका स्टर्नम है। यहाँ से आपका रिब केज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसके नीचे नीचे चलते जाओगे, जैसे आपने इसको किया, फिर 2 इंच नीचे जाओगे, तो एक इंच के अंदर तो आपको छोटा सा गैप फील होगा, यानी कि बोन नहीं फील होगी, लेकिन 1 इंच नीचे रखते ही आपको एक बोन फील होगी, हार्ड फील यस मैम। आएगा। ऐसे ऐसे ही नीचे नीचे जाते जाओगे तो आपकी जो इसमें 12 रिब केज होगी वो सारी की सारी हाँ। फील होगी। बाद में जैसे आपका पार्ट जो है, चेस्ट पार्ट है, वो मस्कुलर होता जाएगा तो आपको बोन फील नहीं होगी, तो आप साइड से फील कर सकते हैं अपना। तो आप साइड से फील करोगे तो साइड में आपको अपने बोन्स की जो काउंटिंग आती जाएगी। जैसे जैसे आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे और एनाटॉमी लैब में आप इसकी रिब केज को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपने यहाँ पे हाथ लगाया तो आपकी चौथी रिब आएगी, या नीचे हाथ लगाया तो 5वीं आएगी, या फिर नीचे एकदम नीचे हाथ लगाया तो 10वीं रिब आ जाएगी। क्योंकि ऐसा इसलिए कि जब आपके पास में कोई एक्सीडेंटल केस आता है, एक्सीडेंटल केस आने के बाद में वो लोग बोलते हैं यहाँ पर पेन है, पसलियों में पेन, तो आपको ये पसली तो पता होनी चाहिए ना कितने नंबर की पसली में पेन आ रहा है, ठीक है। तो यस इसलिए ये मैम। आपका जो लंग्स है इसके ऊपर आपकी रिब केज है, रिब केज के बीच में आपके पास में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। ये इंटरकोस्टल मसल्स इसलिए है कि ये अपने आप को श्रिंक भी करती है और ये एक्सपेंड भी करती है। श्रिंक और एक्सपेंड ये क्यों करती है, ये इसलिए करती है ताकि ये लंग्स को प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करवा सके। सेकेंड स्ट्रक्चर आप देखोगे, इंस्पिरेशन, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही इंस्पिरेशन करने का टाइम आता है, मतलब कि सांस लेने का टाइम आता है, सांस लेने के टाइम के अंदर हमारा लंग जो है वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के साथ में जो स्ट्रक्चर हमारी इंटरकोस्टल मसल्स की है वो श्रिंक हो जाती है, क्योंकि वो छोटी होंगी तभी तो वो ज्यादा जगह दे पाएंगी। जैसे ही वो यस ज्यादा मैम। जगह देती है तो आपके फर्स्ट स्ट्रक्चर के नीचे देखो आप ऐसे जिस एरोस, ब्लैक एरो से दिखा रखा है कि ये लंग जो है हाँ। इतने से लेके इतना बड़ा होने वाला है। तो contraction of the diaphragm causes the thorax to increase in height and diameter and the lungs to increase in volume। जो हमारा डायफ्राम है वो डॉम शेप से स्ट्रेटन फेज के अंदर आएगा, और उसकी वजह से हमारे लंग्स को अपनी हाइट इंक्रीज करने में और डायमीटर इंक्रीज करने में जगह मिलेगी। और नीचे जो हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स के साथ में दिया है कि इंटर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स causes the thorax to increase in diameter and lungs to increase in the volume। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये दोनों लंग्स है, लंग्स के ऊपर जो कवरिंग थी इंटरकोस्टल मसल्स की, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो आगे की तरफ जाएंगी और लंग्स को पूरा फैलने के लिए स्पेस मिलेगा। तीसरी स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें है एक्सपायरेशन, मतलब बाहर निकलने की प्रोसेस, जिसमें जो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स कर रही है। अब आपको ब्लैक एरो से दिखाया गया है कि जो लंग था वो इतना बड़ा हुआ था एक्सपेंड करके, और अब वो वापस से छोटा हो रहा है। सिकुड़ तो गया। छोटे होने के टाइम के अंदर रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम कॉजेज थोरैक्स टू डिक्रीज इन हाइट, ये हाइट के अंदर डिक्रीज हो रहा है, एंड डायमीटर एंड लंग्स टू इंक्रीज इन डिक्रीज इन वॉल्यूम, और लंग्स जो है वो डायमीटर के अंदर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम में भी डिक्रीज कर रहा है। और नीचे इसके साथ में दिया हुआ है रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉजेज थोरैक्स। ये जो रिलैक्सेशन हो रही है इंटरकोस्टल मसल्स के साथ में, तो ये डिक्रीज कर देती है डायमीटर एंड लंग्स को डिक्रीज वॉल्यूम करने के लिए। जैसे ही वो रिलैक्स हो जाएंगे वो वापस से पिचक जाएंगी, और उसके बाद में वो लंग्स को भी अपना कम स्पेस देंगी और लंग्स भी सिकुड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है। यस मैम। अब हम देखते हैं हमारा प्रेशर का फिनोमिना क्या चल रहा है।
सबसे पहले पिक्चर जो है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि बिटवीन ब्रेथ मतलब जब ना सांस ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, उस टाइम के अंदर हमारे पास में क्या होता है, उस टाइम में हमारे पास में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा, अगर दोनों के अंदर चेंजेस आएंगे तभी चेंज आएगा। तो इस वक्त जो है हमारे पास में लोकेशन दी हुई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 mmHg है, इंट्राप्लूरल जो है वो 760 है, और इंटरप्लूरल कैविटी के अंदर जो है वो 756 है। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एल्वोलाई से चेंज होता है, और एल्वोलाई जो यूनिट है वहां पर अगर प्रेशर 760 है और एनवायरनमेंट के अंदर 760 है तो वो चेंज नहीं होगा। जो कैविटी है उसके अंदर चेंजेस आते, मतलब वो जो है वो थोड़ा कम प्रेशर मेंटेन करती है। उसके बाद में हमारे पास में है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के फिनोमिना के अंदर है आपके पास में लंग वॉल्यूम इंक्रीजेस, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। अगर हमारे पास में हमारी जो इंट्रापल्मोनरी या जो एल्वोलाई है उसके अंदर प्रेशर कम होगा, अगर उसके अंदर प्रेशर कम होगा तो बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक का 760 होगा तो एयर अंदर की तरफ आएगी। जैसे ही एल्वोलाई के अंदर प्रेशर कम हुआ, बाहर से एयर अंदर आ गई, और अंदर आने के बाद में उसने डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू कर देती है, जिसके आपको बोलते हैं इंस्पिरेशन फेज को। और इंटरप्लूरल कैविटी है उसके अंदर प्रेशर जो है और डिक्रीज कर जाएगा, वो 54 हो जाएगा 56 से। एक्सपायरेशन के टाइम में क्या होगा, इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो 760 रहेगा, लेकिन जो एल्वोलाई का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा होने की वजह से उसको बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाने के लिए एक्सपेल आउट यानी कि एक्सपिरेशन करनी पड़ेगी। तो इंट्रापल्मोनरी जो एल्वोलाई का प्रेशर है वो 762 mmHg रहेगा, इन्वायरमेंट का 760 रहेगा, और इंटरप्लूरल कैविटी का 758 रहेगा, जो कि बढ़ चुका होगा। तो ये बढ़ा हुआ जो प्रेशर है ये बाहर जाएगा, और बाहर जाएगा तभी एक्सपायरेशन फेज आएगा, और आपकी जो अंदर की गैसेज है वो बाहर निकल जाएंगी। ये आपका एक्सपायरेशन होगा, जिसमें आपको लिखा है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, लंग वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स। इस फिनोमिना की वजह से आपका जो एयर है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं लंग्स, आपको पूरा लंग दिखाया गया है, प्लूरल कैविटी दिखाई गई है, और इंस्पायरेटरी मसल्स दिखाई दी गई है। इसके नीचे आपके पास में सबसे पहला तो यही नॉर्मल फेज दिखाया गया है, जब आपके पास में कोई फिनोमिना या कोई फंक्शन एक्टिवेट नहीं हो रहा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो एयर मूवमेंट, कोई भी एयर मूवमेंट नहीं है। अनदर वन के अंदर आपको एरोज के साथ में दिखाया गया है कि इंस्पिरेशन के अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। इंस्पायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है, लंग वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है टू बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, एंड एयर फ्लो इनटू द लंग्स, एयर जो है लंग्स के अंदर आती है। ठीक है, ये आपको पिक्चर्स, और अगर आप पिक्चर के अंदर देखोगे एरोस के साथ में भी दिखाया गया है आपको। सेकेंड वन इज एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के अंदर स्टेप बाय स्टेप दिखा हुआ है कि इंस्पायरेटरी मसल्स रिलैक्सेस, thoracic volume decreases due to the elastic recoil, lung volume decreases, intrapulmonary pressure increases to the above atmospheric pressure, and air flows out of the lungs. लंग से एयर बाहर निकल जाने के अंदर क्या प्रेशर होता है, ये भी पिक्चर्स के साथ में आपको दिखाया गया, एरोस के साथ में आपको दिखाया गया है कि कैसे लंग की वॉल्यूम जो होती है वो नॉर्मलाइज करती है और एक्सपेल आउट करती है गैस को। नेक्स्ट है हमारे पास में इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब आप इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि क्या मतलब एक साइड व्यू दिखाया गया आपको, जिसके अंदर इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी रिस्पेक्टिवली। अब आप ये चीज कैसे मान लो कि थोरेसिक कैविटी की जो मसल्स है उसी की वजह से आपका इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन हो रहा है। अब आपको एरोस के साथ में दिखाया गया, इंस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले जो एयर है वो अंदर जा रही है, अंदर ट्रैकिया के अंदर जा रही है, तब आप बाहर की तरफ थोरेसिक कैविटी देख रहे हैं। थोरेसिक कैविटी जो हमारी बाहर की तरफ फील कर सकते हैं हम, ये कैविटी के ऊपर अगर हम हाथ रखेंगे तो ये बाहर ऊपर आना और नीचे जाना, मतलब अपनी बॉडी के अंदर हमें ऊपर आना और नीचे आना ही लगता है। जब हम यहाँ हाथ रखेंगे और सांस लेते हैं तो ऐसे लगता है कि ये जो पार्ट है ये ऊपर आया है, जैसे ही हम एक्सपेल करते हैं तो ये नीचे की तरफ चला गया, ऐसा हमें फील होता है। जबकि अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें आपने देखा कि जो कैविटी केज है, केज के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो डायफ्रैगम है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है,
दूसरा यस पिक्चर मैम। हमारे पास में एक्सपायरेशन का है। एक्सपायरेशन के अंदर डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होगा तभी वो डॉम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सीधा हो जाएगा। इसमें हमारा जो एयर है वो बाहर की तरफ आ रहा है, जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स कर रही है, और जो थोरेसिक कैविटी है वो रिड्यूस हो रही है तो उसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया कि पहले वो डॉटेड लाइन पे थी और फिर वो रिड्यूस होके अंदर चली गई। ठीक है, यस मैम। तो ये जो मूवमेंट है ये हमारी चेस्ट के ऊपर मूवमेंट हमें मिलती है जब हमारी बॉडी के अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। अब आप नेक्स्ट देख रहे हैं एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, कि एक्सचेंज कैसे होता है हमारे साथ में बॉडी के अंदर गैसेस का। इसके लिए हमारे पास में कुछ कैपेसिटीज हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे लंग्स हैं उनके पास में सर्टेन पावर है या फिर एक अमाउंट ऑफ फंक्शनल कैपेसिटी है कि वो कितना मैक्सिमम जो एयर को अंदर ले सकती है, कितना मैक्सिमम वो बाहर निकाल सकती है। ये मैक्सिमम केस तब आता है जब हम एक फोर्सफुल ब्रीद इन करेंगे, मतलब हम फुल जोर से, जैसे गुब्बारा भरने के लिए हम लोग ऐसे मुंह भरते हैं ना, ऐसे मुंह भरा और यस उसके मैम। बाद में हम गुब्बारे में हवा डालते हैं, तो हम मैक्सिमम कितना एयर अपने अंदर ले सकते हैं। या फिर जैसे कभी कभी हम लोग एकदम से सांस छोड़ते हैं बहुत सारे वाला ऐसे, तो उस टाइम हम कितना मैक्सिमम बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। तो अब जितना हमने मैक्सिमम बाहर निकाला और जितना हमने मैक्सिमम अंदर डाला, उन दोनों के बीच में एक ऐसा अमाउंट ऑफ एयर रहता है जो कि हमारी बॉडी के लंग्स के अंदर हमेशा ही रहता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। वो एक इतना अमाउंट रहता है कि चाहे आप कितना भी फोर्सफुली एक्सपेल कर लो या कितना भी फोर्सफुली इन कर लो, वो अमाउंट अंदर रहेगी। उसके अलावा क्या होता है हमारे पास में, जब हम नॉर्मल ब्रीथ इन करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ आउट करेंगे, जनरल जैसे हम नॉर्मली अपने अंदाज में जैसे हम सांस अंदर लेते हैं और अंदर बाहर छोड़ते हैं, तो उसकी कितनी कैपेसिटी है, ये चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इसके अंदर हमारे पास में अभी स्लाइड्स आ रही है। एक मिनट, ये चार्ट एक बार आप पहले, इससे पहले आप ये देखो, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज दिख रहा है सबको। यस मैम। यस मैम। अभी हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। एक तरफ तो आपको दिया हुआ है पल्मोनरी वॉल्यूम जो कि हमारे लंग्स के अंदर का है, एवरेज वॉल्यूम दे रखा है जो कि नॉर्मल एक फीमेल और एक मेल के अंदर कितना रहता है, और उसके बाद में बताया हुआ है कि ये कौन सी चीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज विद नॉर्मल और क्वाइट ब्रीदिंग। जब हम लोग आसानी से सांस अंदर और बाहर छोड़ते हैं, उस टाइम के अंदर जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी है वो है 500 ml इन अ मेल और अ फीमेल, दोनों में सेम रहती है नॉर्मली। जब हम बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। उसके बाद में हमारे पास में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसका मतलब है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इंस्पायर्ड आफ्टर अ टाइडल इंस्पिरेशन। नॉर्मल सांस लेने के बावजूद हम अगर फोर्सफुली सांस लेते हैं तो हम कितना वॉल्यूम अपने लंग्स के अंदर भर सकते हैं। मतलब जैसे हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ऐसा नॉर्मल लिया, लेकिन हम फोर्सफुली लेना चाहते हैं ऐसे, जब हमने फोर्सफुली लिया तब हमने कितना वॉल्यूम अटेन कर लिया। तो एक मेल जो है वो 1900 ml को अपने अंदर ला सकता है, और एक जो फीमेल है फीमेल है वो 1900 ml को ला सकता है, और एक मेल है वो 3100 ml को अपने अंदर ला सकता है। इतना एयर का अमाउंट जो है वो अपने अंदर फिल कर सकता है एक मेल और एक फीमेल फोर्सफुल इंस्पिरेशन के साथ में। उसके बाद में है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर अ टाइडल एक्सपिरेशन। टाइडल मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में आप कितना एक्सपायर और कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सांस छोड़ा नॉर्मली, अब उसके बाद में आप फोर्सफुल एक और करते हैं, जब आपने जोर से उसको छोड़ा तो आपने कितना अमाउंट और बाहर निकाला। अब वो अमाउंट जो है वो फीमेल के अंदर 700 ml है और मेल के अंदर 1200 ml है। इतना अमाउंट आप नॉर्मल सांस छोड़ने के बावजूद भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। आपने चाहे कितना भी जोर से सांस बाहर निकाला, फिर भी जो अमाउंट ऑफ एयर आपके बॉडी लंग्स के अंदर रह गया है, वो जो वॉल्यूम है वो है 1100 इन अ फीमेल एंड 1200 इन अ मेल। इतनी अमाउंट ऑफ एयर जो है वो आपकी बॉडी के लंग्स के अंदर रहेगी रहेगी, चाहे आप कितना भी जोर से एक्सपेल आउट कर लो। उसके बाद में ये जो चीज थी, ये आपकी एवरेज वैल्यू है जिसकी वॉल्यूम्स की, कि इतनी वॉल्यूम आप एक्वायर अटेन कर सकते हैं। अब आपके पास में आता है कैपेसिटी, कि आप कितनी कैपेसिटी को इसको, मतलब जैसे हम लोग तेजी से कोई काम करते हैं और एक आपकी एक कैपेसिटी होती है कि आप किस मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकते हैं। मतलब एक तो आप तेजी से चढ़ चढ़ के जाते हैं तो आपने इतनी देर तक चला, लेकिन आपकी कैपेसिटी कितनी है उससे भी कहीं ज्यादा है, आप उससे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिममली फोर्स लगाने के बाद में इतना कर पाते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कैपेसिटीज, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, की हमारी कैपेसिटी कितनी है। अगर कोई आप आम आदमी की कैपेसिटी जानना चाहे कि जैसे हम लोग एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं, अगर हम ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 1 मिनट तक ब्रेथ होल्ड कर सकता हूँ, मतलब सांस लेने को मैं 1 मिनट तक रोक सकता हूँ, लेकिन हमारी कैपेसिटी कितनी है, 3 मिनट। तो कोई आदमी ऐसा भी होगा जो प्रैक्टिस के साथ में 2 मिनट तक रोक पाएगा, कोई आदमी ऐसा भी होगा जो 2.5 मिनट तक रोक पाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया। लेकिन एक आम आदमी जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, लेकिन वो फुल एफर्ट्स के साथ में अपने आज के दौर में जितना एफर्ट लगा सकता था वो उसने लगाया और वो 1 मिनट तक होल्ड कर पाया। तो ऐसे ही हमारा ब्रीदिंग जो वॉल्यूम है वो चीज है जो हम नॉर्मली अभी कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस के साथ में अगर इसको बढ़ाना या घटाना चाह रहे हैं, तो बढ़ाने के लिए हम लोगों के पास में हमारी एक सर्टेन कैपेसिटी होती है कि इस कैपेसिटी से आगे तो आप जा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के साथ में बढ़ाना चाहते हैं तो इतनी कैपेसिटी आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग कैपेसिटी देखते हैं कि कितनी कैपेसिटी तक हमारा काम बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, total amount of air that can be inspired, which is equal to tidal volume plus inspiratory reserve volume। कि टोटल कितना हो सकता है, जो टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी वॉल्यूम था उनको मिला के आपका कितना बढ़ सकता है। तो वो है फीमेल के अंदर 2400 ml और मेल के अंदर है 3600 ml। ये कैपेसिटी है उसकी। Then we have a functional residual capacity, total amount of air that normally remains in the lungs after a tidal expiration and equals to residual volume plus expiratory reserve volume। जितना रेजिडुअल था, जितना एक्सपायरेटरी था, उन सबको निकाल दो और टाइडल एक्सपिरेशन को निकाल दो, तो जितना रेजिडुअल बचेगा वो बचेगा ही बचेगा। वो कितना है, 1800 इन फीमेल एंड 2400 इन मेल। Then we have a vital capacity. Vital capacity is total amount of exchangeable air. जितनी air exchangeable है, total amount of exchangeable air equals to the sum of the tidal volume का sum with expiratory reserve volume and inspiratory reserve volume। ये एक वाइटल कैपेसिटी वो है जो टोटल अमाउंट, जो फुल एक अमाउंट है जितनी की एयर हमारे पास में है वो एक्सचेंज हो सकती है। जो एक्सचेंजेबल एयर है उसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, हमारा सम है टाइडल वॉल्यूम का, यानी कि जितना हमने नॉर्मली लिया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने निकाला, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने इन किया, चाहे फोर्सफुली किया लेकिन हमने एक मैक्सिमम अमाउंट कितना लिया, वो हमारा है 3100 इन फीमेल एंड 4800 इन मेल। ये हमारा वाइटल कैपेसिटी है। अब है हमारे पास में टोटल लंग कैपेसिटी, कि लंग्स के पास में टोटल कितना कैपेसिटी है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल एयर एंड नॉन एक्सचेंजेबल एयर। जितनी अमाउंट हमारे पास में, क्योंकि लंग्स जो है वो अपने पास में एक सर्टेन अमाउंट की एयर रखता है जो कि वो एक्सचेंज के लिए नहीं देता। मतलब ऐसा हमने सांस अंदर लिया है और एक बार हमने सांस बाहर छोड़ा है, इन दोनों के बीच में वो एक अमाउंट ऑफ एयर जो है वो अपने पास में रखेगा, फिर दूसरी बार जो लेगा तो पहले वाली निकाल देगा और नई वाली ले लेगा, लेकिन वो एक अमाउंट अपने पास में रखेगा। तो वो क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल एंड नॉन एक्सचेंजेबल एयर। टोटल अमाउंट ऑफ एयर जितनी एक्सचेंज करने के लायक है और जो एक्सचेंज करने के लायक नहीं है, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल पल्मोनरी वॉल्यूम, जो कि इक्वल है सारी पल्मोनरी वॉल्यूम जो हमने टाइडल लिया या फिर इंस्पायरेटरी लिया या एक्सपायरेटरी लिया, सबको मिला के कितनी बनती है। सबको मिला के
एक फीमेल में बनती है 4200 ml और मेल के अंदर बनती है 6000 ml। ये इतनी हमारी कैपेसिटी है, जो कि टोटल लंग की कैपेसिटी, मतलब एक जो लंग है वो कितना भरा जा सकता है और कितना खाली किया जा सकता है, उसकी कैपेसिटी बात कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम कितना अटेंड कर सकता है, एक आदमी कितना करता है या वो कितना कर सकता है, ये चीज है। तो ये आप लोगों को इसमें कोई क्वेरी है इस वॉल्यूम्स के अंदर या फिर कैपेसिटीज के अंदर? नो मैम। आर्यन नो मैम। क्लियर है? यस मैम। अब हम ऊपर इसको देख रहे हैं जो चार्टिंग फॉर्म में हमारे पास में आया था। अब हम लोग इसमें देखते हैं, सबसे पहला आपने निकाला चार्ट, जो सबसे पहले ए ग्राफ जो आपको शो हो रहा है, इसमें ए ग्राफ के अंदर आपको जो दिखाया गया है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के अंदर आप सबसे पहले, अब ये जो क्राइटेरिया है, जो रीडिंग है वो मिलीलीटर एमएल के अंदर चल रही है, 0 से लेके 6000, जो कि 6000 क्या है हमारा मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्या है, जो लंग की कैपेसिटी है, मैक्सिमम। जो हमारी मैक्सिमम लंग की कैपेसिटी वहां से शुरू होकर चलता है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे ही नीचे देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, कि रेसिडुअल वॉल्यूम कितना वॉल्यूम जो है वो हमारे अंदर में रह जाता है। तो ये कितना रह जाता है, 1000 से कम। उसके बाद में हमारे पास में है कम। एक्सपायरेट टोटल सॉरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो है हमारे पास में ये 2500 तक का चला जा सकता है, 2400 2500 तक का। उसके ऊपर जो 3000 के पास में हमारे पास में रहता है टाइडल वॉल्यूम, जितना कि नॉर्मली हम लेते हैं। और जो हमारा फोर्सफुली इंस्पिरेशन का वॉल्यूम है, जो कि 44 तक या फिर 5 तक चला जाता है, वो हमारे पास में इंस्पायरेटरी वॉल्यूम का है, जो कि अप टू 6000 तक ले जाया जा सकता है। तो इस ग्राफ के अंदर आप इन तीनों चारों चीजों को, कैपेसिटीज को आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो है ये वॉल्यूम्स के अंदर है। उसके बाद में सेकंड के अंदर आपको दिखाया गया कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम दैट रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर जो कॉम्बिनेशन के अंदर वर्क करता है वो है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, which is another time equals to vital capacity और रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि एक तरफ वाइटल कैपेसिटी आएगा, जितना बचा हुआ होगा वो रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा। और तीसरे चार्ट के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी शो किया है कि हरे वाला और पीले वाला अगर मिल जाए तो टोटल लंग कैपेसिटी कितना बन सकता है। तो वाइटल कैपेसिटी के लिए हमारे पास में होगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को प्लस करना है वाइटल कैपेसिटी के साथ में, और उसके साथ में आपको रेसिडुअल वॉल्यूम को भी इंक्लूड करना है। तो ये जितना बनेगा वो आएगा टोटल लंग कैपेसिटी। अब आप नेक्स्ट चार्टिंग में देखोगे, उसने अगेन आपको यही सारी चीजें दोबारा से दिखाई गई है लंग्स के अंदर, कि जो हमारा टाइडल यस वॉल्यूम मैम। है वो बीच के अंदर चलता है। बीच में नॉर्मल ब्रीदिंग जो है, सबसे पहले आप लोग बीच का ग्राफ देखो, बीच के अंदर सिर्फ ऐसे सिग्मोइड ऐसे ऐसे ग्राफ चल रहे हैं। यस मैम। नॉर्मल वाला ग्राफ कब चल रहा है, जब हम एक इंसान जो है नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। तो उसके अंदर नीचे आप देखोगे कि नीचे क्या चीजें आ रही है। नॉर्मल ब्रीदिंग से नीचे का जो ग्राफ है 2500 से नीचे का जो ग्राफ है, उसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम आ रहा है। और जितना वो एक्सपायर कर रहा है या जितना उसने रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब जो उसके अंदर रहना है वो वॉल्यूम है। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मतलब जो फंक्शनल टाइम के अंदर उसकी कैपेसिटी है वो कितना चल रही है, ये सारी चीजें उसके पास में नीचे आ रही है। और अगर हम साइड में राइट साइड में देखोगे तो लास्ट में लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स। जितनी वॉल्यूम आपकी एयर के अंदर रहती है वो आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस फोर्स एक्सपायरेशन, जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद में भी आपके पास में रहती है। तो ये टोटल जो है वो रेसिडुअल अमाउंट जो है वो लंग्स के पास में रहती है। उसके बाद में हमारा नॉर्मल क्राइटेरिया शुरू होता है। सबसे नीचे आपने देखा कि जो एयर हमारे लंग्स के अंदर रहती है, फिर हमारा जो नॉर्मल क्राइटेरिया टाइडल का स्टार्ट होता है, जिसमें हम नॉर्मली ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। उसके बाद में हम लोग आएंगे फोर्सफुल काम पे, जो कि हमारा 3000 से ऊपर स्टार्ट होता है। और 3000 से ऊपर स्टार्ट होने के अंदर आपके पास में आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि आप फोर्सफुली करेंगे। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जितनी आपकी कैपेसिटी है या फिर वाइटल कैपेसिटी जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, वो आपका सारा फोर्स्ड इंस्पिरेशन के अंदर आता है, जो कि आपका 3000 के बाद में शुरू होता है। तो 2500 से 3000 के बीच के अंदर का जो काम था वो आपका नॉर्मली एक एरिया में चलता है, जो आप नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। इससे नीचे का जो आपके लंग हमेशा रखता है, और 3000 से ऊपर का वो जो आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन के अंदर यूज करते हैं। ये आपकी सारी कैपेसिटीज है जो कि फंक्शनल टाइम में आपके पास में काम करती है, और कितना आप इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसा
अब आप बोलोगे कि हम लोगों को ये कैपेसिटीज क्यों एक्सपेंड करती हैं, क्यों एक्सपेंड करना क्यों जरूरी है, हम लोग तो नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो हमें बढ़ाने की क्या जरूरत है या घटाने की क्या जरूरत है। से फॉर यू आर ट्राइंग टू बिकम अ स्विमर, आप स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हो और आपको एक अच्छा स्विमर बनना है। तो अच्छा स्विमर बनने के लिए आपको क्या लगता है, आपको अपना ब्रेथ कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि यस जो मैम। स्विमर्स होते हैं वो ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर तेजी से दौड़ते हैं। अब वो हाँ। तेजी से जब तैरना चलते हैं तो जो वो अपने हाथों से और पैरों की जो मूवमेंट्स होती है उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर वो उस टाइम भी कर रहे हैं। अगर उस टाइम के अंदर वो अगर अपनी ब्रीदिंग और ब्रीदिंग होल्डिंग को अगर वो काम करने पे शुरू लगे तो वो उस पे ब्रेथ कंट्रोल पे अपनी एनर्जी एक्सपेंड करेंगे, बजाय उसके कि हाथों पैरों को हिला के वो आगे जाए। तो इसलिए उनको अपना ब्रेथ कैपेसिटी इस तरीके से मेंटेन करना रहता है कि वो उस पे एफर्टलेसली काम करे, कि उन्होंने प्रैक्टिस इतना कर लिया कि वो कम से कम 2 मिनट तक पानी के अंदर सांस लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो सांस बिना लिए 2 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं। बिना दिक्कत के अगर वो रह सकते हैं, मतलब बिना एफर्ट्स के वो रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अपने आप को प्रैक्टिसाइज किया है, तो वो अपना जो एनर्जी था वो हाथों पैरों पे चला के आगे पहुंचने में लगाएंगे। तो अगर उसको अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटीज को चेंज करना है तो वो कैसे करेगा, वो एक्सरसाइज के साथ में करेगा। तो वो काम किसका होगा, जैसे आप लोगों को चेक करना होगा कि उसका टोटल ब्रीदिंग टाइम कितना चल रहा है, वो कितना इंस्पायर फोर्सफुली कर रहा है, कितना एक्सपायर कर रहा है। अब हम उस कैपेसिटीज को कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे हम उसका ब्रेथ कंट्रोल रखवाएंगे, या कैसे हम उसको फोर्सफुली मैक्सिमम इंस्पायर करके उसको रिटेन करने के लिए बोलेंगे। तो वो जो प्रैक्टिस आप करवाएंगे ताकि आप उसको जो उसका गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोटोकॉल था उसको आपने डेविएट किया, उसको आपने मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू अ स्विमर। ऐसा नहीं है कि जो ट्रेनिंग आपने स्विमर को दी वही सेम ट्रेनिंग आप एक फुटबॉल प्लेयर को दे सकते हो। नो, दैट ट्रेनिंग राइट। हैव टू बी चेंज्ड, क्योंकि जो फुटबॉल का पर्सन है उसको रनिंग करनी है। रनिंग करनी है तो उसको रनिंग के साथ में शॉर्ट्स भी डालने हैं, और शॉर्ट्स के साथ साथ में उसको एक्सपेंडिचर करना है कि उसका सांस फूले नहीं, क्योंकि जो फुटबॉल प्लेयर है सिर्फ और उसको 40 मिनट ऑन अ ग्राउंड रहना है। ऑन अ ग्राउंड अगर उसको 40 मिनट रहना है और 40 मिनट के 40 मिनट उसको रनिंग करते हुए रहना है, तो वो 40 मिनट अगर कॉन्टिन्यूसली रनिंग कर रहा है तो डू यू थिंक कि वो उसका सांस नहीं खुलेगा। आपको अगर 10 मिनट भी रनिंग करने के लिए दे दिया जाए तो आपने आपका सांस फूल जाएगा। यस होता है ऐसा। तो दैट इज यस द मैम। ट्रेनिंग यू पीपल प्रोवाइड टू अ फुटबॉल प्लेयर, कि वो 40 मिनट्स तक रनिंग करता रहेगा, उसका सांस नहीं फूलेगा, उसको हाउ टू मेंटेन हिज ब्रेथ, लाइक कि वो अपना सांस को मेंटेन करेगा ग्राउंड पे, वो ऐसे ऐसे नहीं करेगा। ही विल बी लाइक heavily breathing, of course he will heavily breathe, but he will not like कि है ऐसे करने लग जाएगा। ऐसा कोई भी फुटबॉल प्लेयर देखा है कभी ऐसे ऐसे करते हुए कि भैया नो ग्राउंड पे मैम। पागलों की तरह सांस ले रहा है, या क्रिकेट का कोई प्लेयर आपने देखा हो कि इस तरीके से कर रहा है। नो, दे ऑल हैव देयर ब्रेथ कंट्रोल। वो अपने आप की ब्रीदिंग फिनोमिना को इस तरीके से कंट्रोल कर चुके हैं ताकि वो अपनी फील्ड के ऊपर अपना अपने जो ब्रीदिंग के ऊपर वो अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं, वो अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर अपना ब्रीदिंग अपनी जो एनर्जी है वो एक्सपेंडिचर करते हैं, ताकि वो खेलने में अपना एनर्जी लगाएं, सांस लेने की चीजों पे नहीं, क्योंकि वो उन चीजों के ऊपर ओवरकम कर चुके हैं, वो अपने ब्रीदिंग पैटर्न को उतना एफिशिएंट बना चुके हैं। तो इसलिए आप लोग अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर मास्टर्स करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के बीपीटी के बाद में अगर आप मास्टर्स करते हैं स्पोर्ट्स में, तो आप ये चीजें मॉडिफाई करवा सकते हैं। इसलिए हमें ये कैपेसिटीज पता होना जरूरी है। जस्ट फॉर दैट रीजन हमें ये कैपेसिटीज पता होना चाहिए कि आप कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, आपके पास में कितनी कैपेसिटी है, अभी आप कितना कर रहे हैं, और कितना हमें मॉडिफाई करके चेंज करके उसको कम या ज्यादा करना है अकॉर्डिंग टू योर स्पोर्ट और अकॉर्डिंग टू योर बॉडी डिमांड और अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन डिमांड। तो ये चीजें आप करते हैं। जैसे अभी आजकल हर एक स्पोर्ट्समैन के पास में पर्सनल फिजियोज होते हैं, तो ये उनको वही ट्रेनिंग देते हैं, और कोई खास ऐसे है नहीं कि वो उनको खेलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो उनको यही ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है Yes, अभी ma'am. तक में? No, ma'am. नो मैम। समझ में आ रहा है या बातें ऊपर से जा रही है या कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? समझ में आ रहा आ है। रही है मैम समझ में। थैंक यू। अब हमारे पास में है पार्शियल एंड टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस। गैसेस का जो टोटल प्रेशर होता है वो टोटल उतना ही होता है जितना कि गैसेस के अंदर रहता है, मतलब जितना उसके अंदर है।
partial and total pressure of gas. Partial pressure is the force exerted by a gas, जो एक गैस अपना फोर्स exert करती है, and the sum of partial pressure of all gases in a mixture equals to the total pressure. ये एक डाल्टन्स लॉ आया था जिसने ये बताया था कि आपका जो गैस है वो जितना प्रेशर एक्वायर करती है दैट इज अ पार्शियल, और जितने दोनों टाइप की अगर गैसेस को मिला दे और दोनों मिला के जितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करती है वो उन दोनों का मिक्सचर भी उतना ही रहता है। जैसे अगर ऑक्सीजन है वो 159 का कर रही है, नाइट्रोजन है वो 593 का कर रही है, अगर उन दोनों को कंबाइन कर दिया तो वो 752 का करेंगे। ये तीनों लॉज जो है वो हमारे साथ में, जैसे बॉयल्स लॉ था वो सबसे ऊपर हमारे ब्रीदिंग एक्सचेंज का जब हम लोग देख रहे थे तब यूज हुआ था। दैट वाज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम घटेगा, जितना वॉल्यूम घटेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। As the gas volume increase, its pressure decrease. Henry's law था at a given temperature, जो particular temperature है उस temperature के ऊपर the amount of a particular gas in solution is directly proportional to the partial pressure of that gas. हर एक गैस का अपना एक partial pressure रहता है, वो उस particular temperature के ऊपर डिपेंड करता है और वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर डाल्टन्स लॉ आया था कि द सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू द टोटल प्रेशर। जितनी एक गैस का होगा दूसरी गैस का होगा, अगर उनको मिक्सचर में भी रखा जाए और दोनों को मिला दिया जाए तब भी उनका सेम इक्वल होगा। अब हम लोग देख रहे हैं, ये आपके लॉज थे, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन को देखेंगे, विच इज pulmonary ventilation, breathing the exchange between the atmosphere and the lungs. एक्सचेंज किसके बीच में है? लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में, दैट इज अ पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद में है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहरी रेस्पिरेशन, दैट इज एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। जो हमारा एक्सचेंज हो रहा है वो ब्लड और लंग्स के बीच में जो हो रहा है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद में हमारे पास में है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन है एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। जैसे अब हम लोग अगर बात करें कि जो हमारा टिश्यू है वो कोई भी एक फंक्शन कर रहे हैं, जैसे हमारी कार्डियक सेल्स है, कार्डियक मसल्स है, टिश्यूज है, वो काम कर रहे हैं पंपिंग का। अब वो पंपिंग का काम कर रहे हैं तो उन्हें एक्सपेंडिचर चाहिए होगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसके लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि कोई भी चीज होती है अगर उसको बर्न करना होता है तो ऑक्सीजन की जरूरत आएगी, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है वो काम करने के लिए। जैसे उसने वो काम करा, ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ, ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ तो उसके पास में CO2 बना। अब वो एक्सचेंज जो होना होगा तो वो किस में होगा? वहां से जो ब्लड जा रहा होगा और टिश्यू का क्या हुआ, टिश्यू के पास में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया तो CO2 बचा, ब्लड के अंदर O2 था, तो उन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया। ये कब एक्सचेंज हुआ? ये इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर हुआ, जो सबसे अंदरूनी रेस्पिरेशन होता है। जो चेंज होना था वो टिश्यू और ब्लड में हो गया, क्योंकि टिश्यू ने काम किया, उसने एनर्जी एक्सपेंडिचर किया, O2 को यूटिलाइज किया, CO2 दे दिया। उसके बाद में हमारे पास में आया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर लंग और ब्लड के अंदर एक्सचेंज हुआ। जो ब्लड था टिश्यू ने यूटिलाइज करके CO2 ब्लड को दिया, अब वो ब्लड आया लंग्स के पास में कि अब मुझे प्यूरिफाई करो, मुझे वापस से ऑक्सीजन दो और ये CO2 वापस ले लो। तो ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। उसके बाद में पल्मोनरी वेंटिलेशन स्टेप आता है, जो लास्ट स्टेप है, जिसके अंदर एटमॉस्फेयर और लंग्स दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं एयर का, विच इज ब्रीदिंग। और ये तीनों फिनोमिना आपके रेस्पिरेशन में आते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर कौन से 3 फैक्टर काम करते हैं? फर्स्ट इज जब एनवायरनमेंट और लंग्स के साथ में फंक्शन रहता है, सॉरी, दैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकंड, जब लंग्स और ब्लड के साथ में रहता है, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर ब्लड और टिश्यूज के साथ में रहता है, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। पिक्चर आ गई सबके सामने? यस मैम। अब आप लोग सबसे पहले ए साइड पे देखो, जो सबसे पहले ए नंबर पे दिया हुआ है उसमें आपको लंग्स दिखाए गए हैं, लेकिन लंग्स को किस फॉर्म में दिखाया गया है? ब्लू और रेड आर्टरीज और वेन के अंदर दिखाया गया है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जो फंक्शन काम कर रहा है उसके ऊपर बेसिसली आपको दिखाया गया है।
तो पल्मोनरी सर्किट के अंदर क्या देख रहे हो आप लोग, पल्मोनरी कैपिलरीज जो हैं वो नीले रंग की हैं, जो कि यस मैम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और एल्वोलस जो है वो ऑक्सीजनेटेड है, मतलब एल्वोलाई के अंदर रेड एयर कलर। फील्ड जो है वो ऑक्सीजन है। अब वो यहाँ पर ट्रांसमिशन करेंगी। अब ट्रांसमिशन करने के लिए आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो देखो, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज कैसे हो रहा है। जो सबसे पहले आपको लोगों को इरिथ्रोसाइट, यानी कि जो इरिथ्रोसाइट क्या है, आरबीसी। आरबीसी है। आरबीसी के अंदर था CO2, CO2 ट्रेवल करके कहाँ जा रहा है, एल्वोलस के अंदर, और एल्वोलस। एल्वोलस के अंदर जो इन्वायरमेंट से आई हुई एयर थी वो जा रही है वापस एरिथ्रोसाइट के अंदर, और ये सारा काम कहाँ हो रहा है, पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर। यहाँ पे क्या हो गया, गैस का एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज। अब एक्सचेंज। अगर आप देख रहे हो, अब इसके थोड़ा सा और आगे जाकर आप देखोगे तो उसमें आपका प्रेशर दिया हुआ है। एल्वोलस के अंदर 104 mmHg था, पल्मोनरी के अंदर 40 mmHg था। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और CO2 का जो था, एल्वोलस के अंदर CO2 जो था वो 40 mmHg था, और पल्मोनरीज के अंदर 45 mmHg। जब ज्यादा से कम की तरफ उसने ट्रेवल करना था, बाहर की तरफ ज्यादा था तो वो कम की तरफ चला गया, और O2 अंदर की तरफ ज्यादा था इसलिए वो बाहर की तरफ। O2 जो एल्वोलस के अंदर था वो 104 mmHg पे था, और वो एरिथ्रोसाइट के अंदर ट्रेवल कैसे कर गया, क्योंकि वहां पर 40 था, बहुत ज्यादा था, इसलिए वो कम की तरफ इजीली चला गया। फिर CO2 जो आपकी 45 था, एल्वुलस के अंदर 40 था, और वो अंदर चला गया। डू यू थिंक, ऐसा तो किसी के दिमाग में ऐसी बात तो नहीं है ना कि अगर हम सांस अंदर लेते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ O2 अंदर लेते हैं और कोई गैस अंदर नहीं लेते हैं, ऐसा किसी के दिमाग में है क्या? नो मैम। ऐसा तो कोई नहीं सोचता है ना कि हमारे नोस्ट्रिल ही ऐसे हो गए हैं कि हम सांस सिर्फ और सिर्फ O2 के अंदर लेते हैं, CO2 के अंदर हम सांस नहीं लेते हैं। अगर हम लोग देखें रात को, अगर हम पेड़ों के नीचे होते हैं तो पेड़ जो है वो खुद CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, आई मीन यस मैम। एग्जिबिट करते हैं, और O2 अंदर ले रहे होते हैं रात के टाइम में। तो भी हम लोग अगर यस। पेड़ के नीचे होंगे तो हम, ऐसा नहीं होगा कि हमने छांट छांट के O2 लिए है, CO2 नहीं लिए। गैसेस जो एनवायरनमेंट के अंदर होती है वो डेफिनेटली हमारे अंदर जाती है, बट द सिलेक्टिविटी प्रोसीजर विच इज कैरिड आउट, दैट इज इन बिटवीन O2 एंड CO2, क्योंकि वो ब्लड सेल के अंदर इस एक जगह पे होगी, और हमारी चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर इस जगह पे होंगी। तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो चेंज होता जाएगा, इसी वजह से हम लोग एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से हमारी जो लंग्स की कैपेसिटीज है वो खराब हो रही है, या हमारी लंग्स की वॉल्यूम है जो वो खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज बहुत ज्यादा हो गई, तो वो हमें इनहेल करनी पड़ती है, और इनहेल करने के बाद में वो हमारी ब्लड के साथ में ट्रांसफ्यूज करती है। इसलिए जब कोई बंदा होता है वो मर रहा होता है और उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसको एक ऑक्सीजन पाइप दी जाती है कि उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मतलब उसका जो गैसियस एक्सचेंज है वो इतना स्लो हो गया है कि इन्वायरमेंट से जो उसने O2 लिया है वो उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट से लेने की बजाय वो उसको ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन देते हैं कि उसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इतनी ज्यादा है कि जो उसका ना चाहते हुए भी गैसियस एक्सचेंज होगा ना, वो भी O2 का ही होगा। अब O2 का ही होगा तो उसकी बॉडी के अंदर O2 किसी ना किसी हाथ में पहुंच जाएगा। इन्वायरमेंट से लेगा तो वो मल्टीपल नंबर ऑफ लेगा गैसेस का, और फिर उसको सिलेक्टिवली काम करना पड़ेगा, तो उसका लंग का एफर्ट घट जाएगा अगर वो सिर्फ और सिर्फ मास्क से O2 ही लेगा। इसलिए हम वो मास्क यूज करते हैं, और इसीलिए हम लोग इन्वायरमेंट पोल्यूशन को एक फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग फैक्टर मानते हैं कि वो हमारी कैपेसिटीज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है। यस मैम। सेकंड पिक्चर आप देख रहे हो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर क्या सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें अब आप देखोगे कि हार्ट के पिक्चर को ध्यान से दिखाया गया कि ऊपर और नीचे जो सर्कुलेशन है वो कौन करवा रहा है। आपका जो ब्लड पंपिंग है, ब्लड जो है, आप अगर आप अपना हार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होंगे, 2 आर्ट्रियल और 2 वेंट्रिकल। एक आर्ट्रियल और वेंट्रिकल किसके लिए है, जिसके अंदर अनप्यूरिफाइड ब्लड आएगा और जाएगा। दूसरा जो होगा वो प्यूरिफाइड ब्लड आएगा और जाएगा। अब जो हार्ट का कॉम्बिनेशन होता है वो एक तरफ लंग्स के साथ में होता है कि जो प्यूरिफाइड ब्लड आएगा वो लंग्स से आएगा, लंग्स से प्यूरिफाइड ब्लड आया हार्ट पे, और हार्ट से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। फिर होगा पूरी बॉडी से सर्कुलेशन वाला ब्लड इकट्ठा होकर फिर से हार्ट में आया, और फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से फिर वो लंग्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्यूरिफाइड वाला तो होगा वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया, और जो अनप्यूरिफाइड वाला होगा वो कलेक्टिवली फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द लंग।
ये स्ट्रक्चर मैं आपको एक दिन और पेंसिल से लेके भी, मतलब जो मैं बोर्ड पे बनाती हूँ वो बना के दिखा दूंगी। अभी जो आप पिक्चर में देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि हार्ट का कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया है, जिसके साथ में उन्होंने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रेवल हिस्ट्री दिखाया है, जिसके अंदर आपका सिस्टेमिक कैपिलरीज जो है वो टिश्यू सेल्स के साथ में उनका ट्रांसमिशन हो रहा है। और जो सेकंड बॉक्स के अंदर जो पिक्चर है उस बॉक्स के अंदर आप देखोगे कि सिस्टेमिक कैपिलरीज जो है, सिस्टम से जो कैपिलरीज आई थी उनके पास में O2 फुल था, और जो टिश्यू सेल थी उनके पास में CO2 ज्यादा था। तो CO2 जो थी वो सिस्टम कैपिलरी के अंदर चली गई, और सिस्टम कैपिलरी के अंदर जो O2 था वो टिश्यूज के पास में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? अगेन ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उनके अंदर जो पार्शियल प्रेशर था उसका चेंज था। पार्शियल प्रेशर जो 100 mmHg था O2 का, वो सिस्टेमिक कैपिलरीज में ज्यादा था, टिश्यू में 40 था, इसलिए वो ट्रेवल कर गया। फिर सिस्टेमिक के अंदर जो था CO2 वो 40 mmHg था, इसलिए उसने आने दिया टिश्यू सेल को, क्योंकि वो 45 mmHg था, इसलिए इनका ट्रेवल जो था वो इजीली हो पाया। अब ये ट्रेवल होने के बाद में हम लोगों को क्या देखना है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कौन सा रेस्पिरेशन था भाई, बताओ? अभी 3 रेस्पिरेशन बताए थे आपको, पल्मोनरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल इंटरनल, रेस्पिरेशन। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, जिसमें है लंग लंग्स और और ब्लड के ब्लड। बीच में। तो ये हम ट्रांसमिशन जो है, अब हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का जो ट्रांसमिशन है ये हम लोग इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया जा रहा है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर ब्लड और लंग्स का काम चल रहा है, तो इन दोनों में क्या काम चल रहा है? इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऑक्सीजन डिफ्यूजेस, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज कर रही है अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फ्रॉम द एल्वोलस, एल्वोलस के अंदर से आकर डिफ्यूज कर रही है इन द कैपिलरीज। एंड वेयर एज द कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है वो डिफ्यूज आउट हो रही है कैपिलरीज टू द एल्वोलस के अंदर। अब ये जो फिनोमिना है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, इसके अंदर आप लोग ध्यान से घुस घुस के देखो तो आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो पर्पल रंग का कंपार्टमेंट दिखाया गया है उसमें दिखाया गया है कि उसमें से O2 जो है वो बाहर जा रही है और CO2 जो है वो अंदर आ रही है। दिख रहा है ये सब कुछ? यस मैम। अब हम लोग हीमोग्लोबिन के अंदर देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन एक पार्ट ब्लड का होता है जिसमें 4 आयरन के पार्ट होते हैं, जिसके साथ में ऑक्सीजन और CO2 कंबाइन करके ट्रेवल करती है। तो ऑक्सी यस मैम। हीमोग्लोबिन और डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का पार्ट जो है वो बनता है। तो अब वो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये चीज हो क्या रही है। अब सबसे पहले आप लोग देखोगे कि जो उसके पास में CO2 सबसे पहले उसके पास में ब्लड प्लाज्मा के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि HCO3 जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का कंपोनेंट था वो हाइड्रोजन के साथ में मिलके H2CO3 बनाता है, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ब्रेक डाउन होकर CO2 प्लस H2O बनाता है। H2O वापस से रह जाता है हमारे पास में, और CO2 जो है वो हमारे एल्वोलस के अंदर चला जाता है। अब ये चीज जो CO2 प्लस HB मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ में कॉम्बिनेशन कैसे बना इसका, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ में बना, जो कि होता है HbCO2। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से ब्रेक डाउन होके फिर से CO2 और हीमोग्लोबिन एम्प्टी हो गया। मतलब जो HbCO2 था कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, उसका ब्रेकडाउन हुआ तो हीमोग्लोबिन अलग रह गया और CO2 अलग रह गया, CO2 बाहर चला गया, हीमोग्लोबिन अकेला रह गया। अब हीमोग्लोबिन अकेला रह गया तो वो O2 को अपने ऊपर बिठा सकता है, और उसने बन के क्या बनाया, जब बाहर से O2 उसके पास में आया, O2 प्लस HHHB हीमोग्लोबिन उस O2 के साथ में कनेक्ट होकर HbO2 बनाता है, और HbO2 जो है हाइड्रोजन को रिलीज करता है, और वही हाइड्रोजन ऊपर जाके HCO3 के साथ में जो बाइकार्बोनेट कंपोनेंट है उसके साथ में मिलके कनेक्ट हो H2CO3 जाते बनाता है, और फिर वो वापस उसका ब्रेक डाउन करता है। ये प्रोसीजर कहाँ चलता है? हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर चलता है, जहाँ से हमारा ब्रेक डाउन प्रोसीजर शुरू होता है। मतलब कि जो ब्रेक डाउन होकर CO2 बनता है और जो O2 है वो HB के साथ में कैसे अटैच होता है, ये फिनोमिना हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर चलता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में था? इंटरनल और ब्लड और टिश्यू के बीच में। अब इंटरनल रेस्पिरेशन हम ब्लड और टिश्यूज के बीच में देख रहे हैं। टिश्यू वो जो काम कर रहे हैं,
अब टिश्यू जो था, टिश्यू ने काम करा तो उसके पास में CO2 बना, क्योंकि उसने एनर्जी को यूटिलाइज करा तो CO2 बाहर निकाला। अब CO2 जो था इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब जो दोनों सरफेस के बीच में जो जगह थी वहां पर CO2 ही CO2 भर दिया। अब वो CO2 जाएगा अपने ब्लड सेल्स के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, जो कि डिटैच फ्रॉम अब हीमोग्लोबिन जो था वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ऑक्सीजन के साथ वाला था। यहाँ पर आते ही उसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया और हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। फ्री होते ही उसने CO2 के साथ में कंबाइन कर लिया और कार्बन हीमोग्लोबिन बना। और CO2 जो था वो उससे निकल कर गैसेस चेंज होकर टिश्यूज के पास में पहुंच गया। तो O2 जो था वो डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, और जो CO2 था वो उसके अंदर अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ में, वो ट्रेवल करता है। इस प्रोसीजर के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस out of the capillaries and into the cell, whereas carbon dioxide diffuses out of the cell into the capillaries। यहाँ पर इंस्पिरेशन के अंदर टिश्यूज और ब्लड के अंदर ये ट्रांसमिशन होता है, जिससे आपका CO2 जो था वो सेल्स के टिश्यू से निकल के ब्लड में आया, और जो O2 था वो ब्लड से निकलकर टिश्यू में चला गया। टिश्यू। अगला पिक्चर देखो, इस पिक्चर को देखने में आपको काफी अच्छा लगेगा। अब इस पिक्चर जो फर्स्ट, अभी पहले आप सिर्फ पिक्चर को देखो। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन मैंने बताया था, ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड आर मूव बिटवीन द एयर एंड द एल्वोलाई इन द लंग्स। सबसे पहले एनवायरनमेंट से आएंगी और वो लंग्स के साथ में फंक्शन करेंगी। अब इसके अंदर आप लोग देखते हैं कि रेड कलर का O2 जो है वो ट्रैकिया से अंदर आ रहा है, और अंदर आने के बाद में आप लोग देख रहे हैं कि रेड कलर का जो O2 है वो लंग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और लंग्स के अंदर CO2 भरा पड़ा था नीले रंग का, वो बाहर निकलना शुरू हो गया। ये क्या हुआ, हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद में आप सेकंड पिक्चर देखोगे, सेकंड पिक्चर के अंदर आपके पास में है पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। जिस पिक्चर के अंदर आप एक डिटेल के अंदर देख सकते हैं that oxygen enters and CO2 exit the blood via the alveoli। alveoli के हेल्प से कैसे आपका O2 अंदर आता है और CO2 बाहर जाता है। इसमें आप एक एल्वोलस की पिक्चर दिखाई हुई है, जिसमें आप देख रहे हो कि O2 इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद में वो ब्लड सेल के अंदर चला गया, और ब्लड सेल के अंदर दूसरी तरफ CO2 था, वो कैसे एल्वोलस के अंदर आया और एल्वोलस से वो बाहर चला गया लंग्स के अंदर। ठीक है। फिर आपका स्टेप 3 दिखाया गया है, जिसके अंदर है गैस ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। दोनों ही आपके ब्लड के साथ में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आप इजीली देख सकते हो, हेडलाइन पे लिखी हुई है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द ब्लड प्राइमरीली ऑन हीमोग्लोबिन, and after tissue gas exchange most carbon dioxide in the blood is converted into bicarbonate ion and is transported to the lungs to be expired। ये बाइकार्बोनेट आयन बना के अपने साथ में चलता है, ताकि ये बाद में जाके डिसोसिएट कर जाए, तो डिसोसिएट होके H2O अलग छोड़ दे और CO2 अलग छोड़ दे। ये छोड़ने के बाद में ये सारा कहाँ आ जाता है, ब्लड के अंदर आ जाता है। अब आपको स्टेप 4 दिखाया गया, टिश्यू गैस एक्सचेंज। इसमें क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। बिटवीन और ब्लड और टिश्यूज के बीच में। तो नीचे आपको टिश्यूज दिखाए गए हैं, टिश्यूज के अंदर क्या था, O2 अंदर चला गया, और जो टिश्यू ने काम करके CO2 बनाया था वो बाहर छोड़ दिया। वो बाहर कहाँ, अब आप नीचे से जब ये स्ट्रक्चर देखना शुरू करेंगे, सबसे नीचे इंस्पिरेशन से शुरू करेंगे आप, तो आप देखोगे जो इंटरनल से शुरू करेंगे, तो अब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको सारा फिनोमिना एग्जैक्टली क्लियर होता जाएगा कि सबसे पहले टिश्यूज ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, CO2 को बाहर निकाला, वो कहाँ चला गया, वो ब्लड में चला गया। ब्लड में आने के बाद में उस O2 ने एल्वोलस के अंदर एल्वोलस से तो O2 लिया और उसने CO2 को एल्वोलस में छोड़ दिया, और जब एल्वोलाई के अंदर CO2 था और ऑक्सीजन अंदर जा रहा था, CO2 बाहर जा रहा था, तो उन लोगों ने लंग्स में गया, लंग्स में उन्होंने CO2 छोड़ा और O2 अंदर लेना शुरू किया, और उसी ट्रैकिया से उन्होंने O2 अंदर लेते रहे और CO2 बाहर छोड़ते गए। ये सारा फिनोमिना उसके अंदर पे परफॉर्म होता गया, और ये आपका रेस्पिरेशन चलता गया। ठीक है। यस सर। अब हमारे पास में बचता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। इरिथ्रोसाइट एंड हीमोग्लोबिन। इरिथ्रोसाइट क्या है, ब्लड का पार्ट है, आरबीसीज का, और हीमोग्लोबिन एक ऐसा पार्ट है जिसमें चारों तरफ आयरन। आवाज नहीं सॉरी, अभी आ रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है।
हाँ मैम, पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही, कट कट के आ रही चलो हम इसे कम मतलब आज के लिए इतना काफी है, अभी टाइम भी हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखेंगे, ठीक है? यस मैम। है। ठीक है। अभी तक में कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है? नो मैम। किसी को भी नो कोई मैम, आज परेशानी नहीं पढ़ा है, उसमें है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अब अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी भी और बाद में भी, नहीं तो आप अपने